Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today I am going to interact AITS, which was test number 7, in which the syllabus was electrostatics, including capacitance. Let's start with question number first. It says, two uncharged metal spheres A and B are in contact as shown in diagram. Negatively charged rod is brought near A but not touching it. The two spheres are separated slightly and the rod is then withdrawn as a result of this. देखो बेटा, दो spheres हैं, metallic uncharged है, एक दूसरे को टच करें, मतलब इन पे अभी कोई चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं, दे आर अनचार्ज्ड एंड ये टच कर रहे हैं. अब आपने एक रॉड लाई नजदीक, टच नहीं करा है, नजदीक लाया, इंडक्शन होगा बेटा. इंडक्शन की वजह से क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. डायग्राम में दिखा के पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब मसला ये है, अगर एक साइड से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, वो कैसे होगा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस? जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो बेटा मसला ये है कि क्योंकि ये मेटेलिक है, चार्ज कहां पे आप देखोगे सर? सरफेस पे. तो सरफेस कहां पे? कुछ बच्चे यहां पे हो सकता है नेगेटिव चार्ज दिखाएं. गलत, ये सरफेस का हिस्सा नहीं है. सरफेस ये है बेटा, ये है इसकी सरफेस जो मैंने आउटलाइन यहां पे ड्रा कर दी. तो अगर एक साइड से पॉजिटिव आएगा, इंडक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाएगा, तो बेटा फिर हम कह सकते हैं इस साइड पॉजिटिव, तो इस सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा. अब आपको रॉड को अभी हटाना नहीं है अपनी जगह से, बल्कि स्फीयर्स अलग करो. द मोमेंट आपने स्फीयर्स अलग किया, इंडक्शन अभी कंटिन्यू है, तो बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का वो बर्स्ट, या आप कह सकते हो वो क्लाउड रह जाएगा, और इसके पास वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो लूज हो जाएगा. आप कह सकते हो इसके पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज, उसके पास रहेगा नेगेटिव चार्ज. अब अगर आप रॉड को रिमूव भी करोगे तब भी इट विल एक्वायर पॉजिटिव एंड दैट्स गोइंग टू एक्वायर द नेगेटिव. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई कैन से ऑप्शन नंबर 4 विल बी 100% करेक्ट. ए पॉजिटिव बनेगा, बी नेगेटिव. चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A charge Q is distributed over a line of length L. Another point charge Q is placed at distance R from the center of the line distribution. Then the force experienced by Q is. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली आते नहीं थे, बट प्रीवियस ईयर को देखकर ये क्वेश्चंस ऐसे पैटर्न के करने चाहिए. पहली बात, यहां पे कूलम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा सर. क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों पॉइंट चार्जेस नहीं है. ये है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. और इसमें एक और चीज है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तीनों एक्सीज पे एक जैसा नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका छोटा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो पॉइंट चार्ज का काम करेगा, उसके और इसके बीच में फोर्स निकालेंगे, दैट विल बी स्मॉल फोर्स, इंटीग्रेटिंग करेंगे प्रॉपर लिमिट्स के साथ, रिजल्ट्स विल बी योर्स. अब ध्यान से देखो बेटा, उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा एक काम, मैं एक छोटा सा एलिमेंट बेटा यहां पे सिलेक्ट करूंगा इस रॉड का, ठीक है, जो मेरे लिए पॉइंट चार्ज का काम करेगा, विच विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज फॉर मी. ये मैंने लिया, ये छोटा सा एलिमेंट. इस एलिमेंट की बहुत छोटी लेंथ होगी, लेट इट बी dx. मान के चलिए ये इससे दूर है, इस q चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा लेट्स सपोज dq. अगर मैं आपसे कहूं वो dq कितना होगा, ऑब्वियसली टोटल चार्ज q डिवाइड बाय टोटल लेंथ, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. बन गया यूनिट लेंथ पे चार्ज. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इसकी लेंथ से, यानी इतनी लेंथ से, तो इतनी लेंथ पे चार्ज मिलेगा, एंड दैट्स ऑब्वियसली dq. अगर मैं बताऊं अब इसके और इसके बीच में फोर्स कितना है, दैट विल बी df k q1 q2. q1 आ जाएगा बेटा q बाई एल dx. आ गया बेटा इसका चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय वो जो पॉइंट चार्ज है q, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर, विच इज x स्क्वायर. थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, अच्छे से लिखूंगा तो मिलेगा k q और q और डिवाइडेड बाय एल एक्स स्क्वायर, और dx रखा मैंने अलग से. ये टोटल फोर्स नहीं है, इट इज नॉट द टोटल फोर्स. टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स वी नीड टू इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन. बट मुझे एक चीज बताइए, इंटीग्रेशन सारे इन क्वांटिटीज की होगी नहीं बेटा. k q और l ये सारा जो है ये कांस्टेंट रहने वाला, इसको बाहर निकालिए. सो इट विल यील्ड df का f बन जाएगा, इट विल यील्ड k q अपॉन l. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, x माइनस 2 dx. लिमिट्स यहां पे बड़ी परेशानी है, वो आगे समझ तो आपका आंसर मिल गया. व्हाट आर द लिमिट्स? बताओ बेटा, ये एलिमेंट अगर इस एंड पे होता तो बताओ इसका क्या होता x का वैल्यू? देखिए टोटल लेंथ l है, सेंटर से यहां तक लेंथ जो है वो l/2 है, और यहां से यहां तक भी लेंथ जो है बेटा वो l/2 है. यहां पे जो एलिमेंट होगा
उसका बेटा जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू, मैं कहूंगा L/2, नजर रखिए बेटा L/2 ये है, L/2 ये है, जस्ट राइट आंसर L/2 ये है, और यहां से यहां तक R है, R माइनस L/2 अगर मैं करूं बेटा वो इस एलिमेंट का आप कह सकते हो लिमिट आएगा। तो बेटा सबसे नजदीक वाले एलिमेंट का आएगा L/2 माइनस सॉरी R माइनस L/2, R R R है बेटा सेंटर से यहां तक माइनस L/2। और अगर मैं इस वाले एलिमेंट का देखूं ये कितना दूर है, मैं कहूंगा R प्लस L/2, R प्लस L/2। अब आपको करना क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर -2 बन गया, x रेज पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, ऊपर x रेज पावर -1, नीचे बेटा -1, जो नीचे -1 है उसको यहां पे रख दीजिए, जो x रेज पावर -1 है उसको नीचे लाइए, 1/x आएगा। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए -k/q डिवाइडेड बाय l, और यहां पे आ जाएगा 1/x, और लिमिट देने अभी बाकी है, लिमिट्स आर, यहां पे मैं कलर चेंज करूं ताकि आप कुछ इधर उधर ना लिखें, R माइनस L/2 और अपर लिमिट है बेटा R प्लस L/2। अब आपको क्या करना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें सबस्टिट्यूट करना है और इसको सिंपलीफाई करना है, k के बदले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखना है, और ऑप्शंस में आपका माइनस कहीं पे नहीं है, मतलब माइनस को अंदर एब्सॉर्ब करना है। Definitely it is going to take few steps, but this is the procedure, this is the way to solve. Once you will solve, you will come to the option number 2. ये आपको आंसर मिलना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, ठीक है, मतलब डायमेंशंस बराबर है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है, ठीक है, कैरिंग डिफरेंट चार्जेस। तो अगर इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जाहिर सी बात है अगर एक पॉजिटिव है तो बड़ा एक नेगेटिव है, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स F, ये एक दूसरे को जाहिर सी बात है अट्रैक्ट करेंगे F फोर्स से, जब इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है D। अभी तक समझ गए, दो स्फीयर्स। अच्छा देखो, क्या स्फीयर असल में पॉइंट चार्ज है? नहीं, बट वी कैन ट्रीट इट एज पॉइंट चार्ज। वाई? क्योंकि तीनों एक्सीज पे x, y और z पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक जैसा है, वी कैन ट्रीट देम एज पॉइंट चार्ज एंड वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ। तो बताइए अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा वो कितना होगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, साथ में माइनस रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब है अट्रैक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से दिस इक्वेशन एज फर्स्ट, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है। अच्छा, द टू स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अच्छा, देन टेकन टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, पहले टच करा फिर अलग किया। मुझे आप बताइए, जब हम दो स्फीयर्स को टच करते हैं और अलग करते हैं, उन पे चार्ज कितना आता है? एवरेज। तो बेटा बट याद रखें विद साइन आपको चार्ज डालना है। सो दैट मींस अगर इस पे के पास प्लस Q1, इसके पास माइनस Q2, तो मैं कहूंगा जब टच कराओगे और अलग करोगे इन पे जो चार्जेस आएंगे वो आएंगे बेटा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से इस पे आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये इन पे आ जाएंगे बेटा बाद में चार्ज। और आपने अलग कर दिया और डिस्टेंस उतनी ही रखी, नाउ दे आर स्टिल गोइंग टू, अगर मैं कहूं एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अब अगर मैं कहूं कि ये अब कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो इक्वेशन बनाइए, तो वो फोर्स इक्वेशन में यहां पे लिखूं, अब F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2, तो वो आ जाएगा बेटा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, डिवाइडेड बाई नीचे आएगा बेटा D स्क्वायर। अभी तक सब सही है, दोनों पे चार्जेस बराबर है तो ऐसे लिख दिया होल स्क्वायर। क्वेश्चन सेज नाउ द टू स्फीयर्स रिपेल ईच अदर, जाहिर सी बात है चार्जेस बराबर है और बेटा सेम नेचर है, तो बेटा दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ इनिशियल अट्रैक्टिव फोर्स, कहता है इस रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल अट्रैक्टिव के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब ये वाला साइड बराबर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहना है, द रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स इज, मतलब Q1 इज टू Q2 निकालना है। अगर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बाद में और पहले बराबर, तो बताओ बाद में क्या है बेटा इनका, जो आप कह सकते हो फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ बाद में K D स्क्वायर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और
यहां पे डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। 2 को बी स्क्वायर याद रखिए, k बाई डी स्क्वायर, k बाई डी स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा Q1 Q2 इज इक्वल, यहां पे 2 को स्क्वायर दो बनेगा 4, 4 को बाहर निकालो बेटा, 4 आ जाएगा यहां पे 1 बाई 4 बन के, 4 इधर लाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स Q1 Q2, एम आई राइट, 4 टाइम्स Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab Q1 Q2, ऐसी बनेगी बेटा इक्वेशन हमारी। ये बनेगी इक्वेशन। ये जो माइनस ट्वाइस ऑफ Q1 Q2 है, ये इधर लाओ तो बेटा ऐड हो जाएगा, बनेगा 6 टाइम्स Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए Q1 Q2, मुझे जो यहां पे लग रहा है कि मैं जो मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकता हूं, सिंपलीफिकेशन कर सकता हूं, मैं अपने हिसाब से करूंगा सिंपलीफिकेशन। मैं अगर इसको थ्रू आउट डिवाइड करूंगा Q1 Q2 से, तो यहां पे सिर्फ 6 रह जाएगा। जब इसको Q1 Q2 से डिवाइड करूंगा बेटा, Q1 एक कैंसिल हो जाएगा, Q1 रह जाएगा, नीचे आएगा बेटा Q2, और यहां पे जब मैं Q1 Q2 से डिवाइड करूं, ऊपर एक Q2 रह जाएगा और नीचे रह जाएगा बेटा Q1। आर यू गेटिंग इट? अच्छा मुझे बताओ, अगर Q1 Q2 x है तो Q2 Q1 क्या है? 1 बाई एक्स। तो मैं कहूंगा, मैं लिख सकता हूं 6 इज इक्वल, अगर मैं बोलूं Q1 Q2 इज x, और मैं बाय द वे बता दूं हमें क्या निकालना था, रेशियो ऑफ चार्जेस, तो मैं Q1 बाई Q2 को x मान रहा हूं। अगर मैं किस तरह से x निकालूं, दैट्स द आंसर टू माय क्वेश्चन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, Q1 Q2 को x मानो, तो इसको क्या मानोगे सर? 1 बाई एक्स, क्योंकि ये Q2 बाई Q1 है। तो बेटा ये बन गया सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन, और अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स जाएगा इधर, ये बनेगा 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे इधर ले जाओ तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे बेटा? रूट्स होंगे, तो रूट्स निकालो, x के बेटा रूट्स निकालो। रूट कैसे आएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। द मोमेंट यू विल सॉल्व, यू विल कम टू ऑप्शन नंबर 3। याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा सा यहां पे जो है सही नहीं है। आई विल जस्ट इरेज दिस एंड आई विल कैलकुलेट इट्स आंसर माई सेल्फ, सो दैट कोई कंफ्यूजन हो बाद में, बोलो आबिद सर ने इसको यहीं पे छोड़ दिया। तो चलो बेटा इसका मैं पूरा ही सॉल्यूशन दिखाऊं। यू कैन पॉज लेटर ऑन, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा और देखिएगा ये मैंने कैसे सॉल्व किया। यहां पे एक स्टेप दिखाता हूं। तो x का जो आएगा वो आएगा माइनस बी, वो बन जाएगा 6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर आएगा 6 6 36 माइनस 4ac, तो वो तो आ जाएगा माइनस 4ac, वो तो बेटा 4 ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, वो तो 2 आ जाएगा, 36 माइनस 4 आ जाएगा 32, है ना, 32 आ जाएगा। अच्छा 32 किसका रूट आ जाएगा? 32 अगर मैं इसको लिखूं, एक सेकंड, मैं इसको लिख सकता हूं 6 प्लस माइनस रूट ऑफ, फिलहाल आ गया मुझे 32 और नीचे आ गया 2, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। इसका थोड़ा सा वो फैक्टर्स में निकालूं, 16 8, तो 2 to the 4 रूट 8 इसको लिखा जा सकता है। सो इट विल बी 6 प्लस माइनस, यहां पे बन जाएगा बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं 4 बन गए ना ये, और 8, तो 4 को मैं बाहर निकालूं तो 2 बन जाएगा, और रूट ऑफ 8, और नीचे है बेटा 2 से कैंसलेशन कर दो, यहां पे बन जाएगा 3, और यहां पे बनेगा प्लस माइनस, 2 कैंसिल होगा, रूट ऑफ 8। तो ये बन गया आंसर 3 प्लस माइनस रूट 8। ये आ गया आपका रेशियो ऑफ द चार्जेस, क्या आ गया? 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 8। तो एक इसका वैल्यू आएगा 3 प्लस रूट 8, दूसरा आएगा बेटा 3, अच्छा 3 माइनस 8, वो नहीं सॉरी, हमें निकालना था रेशियो Q1 बाई Q2। तो बेटा आपको याद है ना, अगर एक था पॉजिटिव दूसरा था नेगेटिव, तो अगर एक आएगा यहां पे 3 प्लस रूट 8, तो दूसरा आएगा माइनस टाइम्स ऑफ दैट। आर यू गेटिंग इट? दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस, टू वैल्यूज ऑफ दिस। इस हिसाब से मैंने कहा था ऑप्शन नंबर दिस वन इज करेक्ट। ये इसके बेटा वो दो पॉसिबल है, आप कह सकते हो दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, ईदर 3 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 8, और क्योंकि एक था पॉजिटिव एक था नेगेटिव, बाहर प्लस टाइम्स ऑफ दिस एंड माइनस टाइम्स ऑफ दिस, दैट वुड बी द आंसर। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3, इसको थोड़ा सुधारिएगा, ब्रैकेट्स इसमें सही तरीके से नहीं है लगे हुए।
चलिए, figure shows three arrangements of charges E1, E2 and E3 are the strengths of electric fields at O in the cases then. देखो बेटा, ये तीन केस है. केस नंबर फर्स्ट क्या दिख रहा है? दो चार्जेस हैं. इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनकी वजह से. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1, इस केस में स्ट्रेंथ E2, इसमें E3. आपको उनको रिलेट करना था. तो रिलेट करने के लिए बेहतर है पहले निकालो E1, E2, E3. चलो बेटा यहां पे निकालेंगे E1. बताओ पहले यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? सर A है, ये डिस्टेंस भी A है. समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी बात, ये नेगेटिव चार्ज है. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां की तरफ होगा? सर इसकी तरफ. और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां की तरफ होगा? बेटा पॉजिटिव है तो अवे. अब एक चीज देखी जा सकती है, जितना दूर ये चार्ज उतना दूर ये, मतलब A और A. ये सिर्फ नेगेटिव है, मतलब डिस्टेंस तो सेम है O से दूर. और दूसरी बात, चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है. तो अगर मैं कहूं इसका E है तो इसका भी बेटा E है, और उनके बीच में एंगल है 0, तो इधर जो नेट आएगा वो आएगा 2E. और वो 2E का वैल्यू कितना होगा? जरा E का वैल्यू बताओ. सर E का बराबर होगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और वो बन जाएगा A स्क्वायर. ये हमारा आ जाएगा बेटा इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O. ये बेटा इस तरीके से मैंने सॉल्व करा. इस केस में देख लो जरा ये बताओ, ये प्लस Q है, ये प्लस 3Q है. बताओ प्लस Q का यहां की तरफ आएगा, प्लस 3Q का यहां की तरफ आएगा, प्लस 3Q का ज्यादा आएगा, और बेटा इसका कम आएगा. तो बेटा हम कहेंगे नेट होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू. तो बताओ 3Q का कितना आएगा? सर 3Q का आएगा K, ठीक है, Q है बेटा 3Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वो बनेगा A स्क्वायर. इसमें से माइनस करिएगा इसका, वो आएगा KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. अब ये माइनस कर दो तो वहां पे 2KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर बना, विच इज द सेम. दैट मींस E1 और E2 जो है वो बराबर है. और इस केस में देखा जाए, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, आई थिंक ये भी हमारा बराबर ही आ जाएगा. कैसे? यहां पे एक ही चार्ज है बेटा. बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना? Q के बदले 8Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वो बनेगा 2A का स्क्वायर, बनेगा 4A स्क्वायर. 4 1 जा 4 2 जा, यहां पे बनेगा बेटा फिर से 2KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. अब जरा देखो तीनों केसेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो 2KQ बाय A स्क्वायर, इसमें भी 2KQ बाय A स्क्वायर बन गया. सही है कि नहीं? तो बेटा मैं कहूंगा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर फॉर्म में लिखा है. डरा रहा है हमें, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, प्लस Q प्लस Q प्लस 3Q. इस प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस प्लस Q का इधर, बात खत्म, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. अब बचा प्लस 3Q का ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब उसके कंपोनेंट्स. सीधी सी बात है, उसका एक होगा EX, एक होगा बेटा EY. एक कंपोनेंट EX EY. और दूसरी बात, आप देख सकते हो दोनों बेटा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है अवे, तो दोनों EX और EY पॉजिटिव होंगे. ये ऑप्शन तो बिल्कुल कभी आ ही नहीं सकता है. तो ये तीन ऑप्शंस में अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा सही है. ठीक है, अब देखो कैसे निकालूं. जरा बताओ EX कितना आएगा अगर मैं यहां पे EX निकालूं. उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, वो कैसे निकालूं? देखो बेटा मैं आपको बताऊं, ये साइड X, ये साइड X, और जो आपने ये डाला ये है इस लाइन का बेटा परपेंडिकुलर. मैं कहता हूं ये सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है, इट विल बी एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और बेटा उस लिहाज से ये एंगल और ये एंगल जो बेटा 45 हो जाएंगे. इसमें से ये वाली ट्रायंगल अगर मैं अब सिलेक्ट करूं, ये वाली ट्रायंगल, आई विल सिलेक्ट दिस ट्रायंगल एंड आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस. लेट दिस डिस्टेंस बी x, राइट, सॉरी बाय द वे ये x है, इसका भी मैंने नाम देखो क्या रखा, x. लेट इट बी a, ये वाली a है, और ये डिस्टेंस आपको पता, और ये एंगल है 45, ये एंगल है बेटा 90. राइट एंगुलर ट्रायंगल में ये बना बेस, ये बना हाइपोटेन्यूज. बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? a अपॉन x. अगर मैं कहूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर cos ऑफ 45, cos ऑफ 45 बच्चों 1/√2 होता है. सो a मिल गया x/√2. हां सर मिल गया. अब हमें a मिल गया.
अब मैं निकाल सकता हूं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे इस पॉइंट पे ई का वैल्यू, ठीक है। कंपोनेंट्स नहीं मैं बोल रहा हूं, ई एक्स और ई वाई मुझे निकालने, मैं बोल रहा हूं टोटल जो ई होगा पहले मैं वो तो निकालूं उसका मैग्नीट्यूड। ई होगा के क्यू, क्यू कितना है बेटा सर 3Q है, के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर और √2 का 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 2 3 6, फिलहाल मैं लिखूं यहां पे 6 के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। होप कि आपको समझ में आया कि ये ऐसे आएगा, मेरे हिसाब से ऐसे आना चाहिए। एक सेकंड में फिर भी देखूं, ये तो बिल्कुल सही है। के क्यू क्यू है बेटा 3Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारा जो है एक्स बाई √2 है, एक्स स्क्वायर बाई वो 2 बन के ऊपर आ जाएगा 2 3 6, अभी सब सही है। अब इसके दो कंपोनेंट्स निकालो एक्स और वाई। बताओ बेटा एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या आएंगे, पहले ये बता दो मुझे। देखो यहां पे एंगल है 45 तो ये भी 45 होगा, तो दैट मींस ई एक्स और ई वाई जो होंगे बेटा वो बराबर भी होंगे। क्या वो बराबर होंगे ई एक्स और ई वाई? हाँ जी, क्योंकि 45 एंगल बन रहा है वो बराबर होंगे। अच्छा कि किससे बराबर होंगे? अगर मैं ई एक्स निकालूं, ई एक्स विल बी इक्वल टू ई साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 हो गया 1/√2, ठीक है। अगर मैं EX निकालू ई कॉस ऑफ 45, यार टेंशन मत लो, कॉस ऑफ 45 वो हो जाएगा 1/√2, तो E मैंने निकाला वो है बेटा E कितना है 6KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करो नीचे √2 से। इतना सही है? हाँ सर इतना सही है। अच्छा EY कितना आएगा बेटा? वो भी इतना ही आएगा, बट EX आएगा I कैप और वो आ जाएगा बेटा EY जो है वो आ जाएगा J कैप, आएगा तो इतना ही 6KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर √2 और वो आ जाएगा J कैप। ना आपको क्या करना है, आपको निकालना है नेट इन फॉर्म ऑफ दिस। नेट होगा ना EY प्लस EX, इनमें से जितना कॉमन है उसको निकालो, अंदर बचेगा I/√2 और प्लस हो जाएगा J/√2 और वो जो है आई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन यू विल सॉल्व इट, मतलब 6KQ बाई एक्स स्क्वायर आपने कॉमन निकाला और अंदर आएगा I/√2 प्लस J/√2। तो बेटा √2 वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसको √2 को बाहर निकालेंगे, सो थोड़ा सा प्रोसेस यहां पे चलेगा, √2 इंटू √2 यहां पे 3 आ जाएगा और वो जो अंदर √2 है उसको बाहर निकालो। सो जैसे आप वो निकालोगे आपको बेटा ये आंसर मिलेगा। वैसे शक्ल से ये लगता है, कैसे समझो मेरी बात, वो जो नीचे आएगा ना √2 इंटू √2 वो 2 आएगा और 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 वुड बी द वन ऑफ द ऑप्शंस। एंड दूसरी चीज सर वो तो यहां भी है बेटा, यहां पे ऊपर भी √2 जाएगा और इधर भी √2 जाएगा, √2 और √2 I और J जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो √2 यहां पे जो है गायब है, यहां पे √2 प्रेजेंट है। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। होप कि आपको समझ आए, उतना कुछ खास मैथमेटिक्स नहीं करना है। A bob of mass m is tied with a thread and is made to move in a circular path on a frictionless stable surface about O as shown in figure, ठीक है। A hypothetical electric field is radial direction exists along the table. In this condition the bob is uncharged and the tension in is 3 T. If bob is given some charge, oh ध्यान से सुनो बेटा, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे एक थ्रेड से आगे एक बॉल जुड़ी है, वो बॉल उस टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल पे गोल गोल मूव कर रही है। इतना आया समझ? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली यूज किया, रेडियली समझना जरूरी है, मतलब सेंटर से वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर की तरफ जा रहा है। इतना आया समझ? हाँ सर समझ आया। जब तक ये अनचार्जड है इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन विल रिमेन अनचेंज। बट जैसे इस पे आप चार्ज दोगे तो होगा क्या, समझो अगर आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पे फोर्स आएगा अवे, रेडियली अवे, जिसकी वजह से टेंशन दागे में बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से टेंशन घटेगा। तो यहां पे मसला है कि चार्ज कैसा दे रहे हो, tension will depend on that. So from that point tension in the thread may increase or decrease depending on the charge given to the mass. So the best option is to, पहला ऑप्शन है टेंशन थ्रेड मस्ट इंक्रीज। अरे गलत बात, अगर आपने नेगेटिव चार्ज दिया इट विल डिक्रीज, तो ये बेटा ये गलत बोल रहे हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज टेंशन में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ओके, For the following electric field lines, the electric field is, in electric field lines को देखकर आपको बताना electric field कैसा है। देखो बेटा, मैक्सिमम बच्चों ने कहा होगा यूनिफॉर्म, उनसे पूछो क्यों, बोलते हैं सर लाइंस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। बिल्कुल सही,
ये मुझे आया समझ। मुझे एक चीज बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? सर बाय ड्राइंग ए टेंजेंट। तो मुझे यहां पे बताओ, अगर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट ड्रा करूं वो ये आएगा, और इस जगह पे टेंजेंट ड्रा करूं वो ये आएगा, क्या डायरेक्शन सेम रह रही है? सर डायरेक्शन सेम नहीं रह रही। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड के एस्पेक्ट से और डायरेक्शन के एस्पेक्ट से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो दिखाया गया मैग्नीट्यूड के हिसाब से भले हर जगह ये सेम हो, बट डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, Gauss surface in the figure is shown by dotted lines. The electric field on the surface will be, देख बेटा तीन चार्जेस है, कुछ है Gauss surface के अंदर, कुछ है बाहर। आपको बताना है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? हर एक चार्ज पे। सर हमने तो पढ़ा है चार्ज विदन जो होते हैं वही इफेक्ट करते हैं, पूरा पढ़ा करो। फ्लक्स अगर निकालना हो फ्लक्स, तो बेटा सिर्फ वो चार्जेस हमें देखने हैं जो सरफेस के अंदर होता है फ्लक्स। ये फ्लक्स लिखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड? सर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा? हां करेगा। कहां पे होगा? बोलो हर जगह होगा। सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगा। The electric field will be present because of all the three at everywhere. But the question is when it comes to calculation of flux, for that इस Gauss surface के लिए only these two would be considered, not that one. Electric field की बात हो रही है due to all. चलिए बेटा next. Total flux coming out of the cylindrical Gauss surface is लैम्डा इज इक्वल, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी देकर है लैम्डा देकर है 1 कूलम पर सेंटीमीटर। पहले इसको बेटा लाओ इसमें मीटर्स में, तो बोलो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 कूलम डिवाइडेड बाई 10⁻²। तो बेटा 10⁻² को ऊपर लाओ, चलो मैं लिख देता हूं, पता नहीं क्या लिख दोगे तुम लोग। सेंटी को कन्वर्ट किया, ये बनेगा 10⁻²। अब ऊपर लाओ तो ये बनेगा 10⁻² कूलम पर मीटर। ये मुझे जो देकर है ये है लैम्डा, यानी इस रॉड की यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है। अब मुझे बताओ फ्लक्स के लिए कौन सी लेंथ लूं, जो इस गॉस सरफेस के अंदर या बाहर? वही अभी बता रहा था, जो इसके अंदर है बेटा खाली वही फ्लक्स डिफाइन करेगा। और अकॉर्डिंग टू गाउस जो फ्लक्स निकलता है वो होता है चार्ज इनसाइड द गाउस सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तो चार्ज इनसाइड द गाउस सरफेस कितना है? सो लैम्डा हो गया यूनिट लेंथ पे, मल्टीप्लाई इतनी लेंथ करो दैट इज 1 मीटर, और बेटा डिवाइड करो एप्सिलॉन नॉट से। लैम्डा निकला हुआ है 10⁻², मल्टीप्लाई करो 1 से 10⁻² मतलब 100 बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब 100 बाय एप्सिलॉन नॉट। सी जो ऊपर है ये कूलम है, सी इज कूलम। लिखना नहीं चाहता इसको कूलम क्योंकि हम फाई डिफाइन करें, तो लिख दिया उसका क्यू का है कूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो इन द फिगर शोन हियर A is a conducting sphere। अच्छा A शो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड B is closed spherical surface, ये है कंडक्टिंग स्फीयर, और ये जो डॉटेड लाइन है इसको मान के चलो एक गाउस सरफेस है, ठीक है ये गाउस सरफेस। इफ ए -q चार्ज इज प्लेस्ड एट C, यहां पे आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया। अच्छा देन द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेसेस, इसके इस सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा उसके बारे में बताना है। पहले बताओ फ्लक्स होगा कि नहीं। देखो बेटा ये पहले अनचार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इट विल गेट इंड्यूस्ड मतलब इधर से पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हो आएगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे पॉजिटिव आता है? पॉजिटिव कैसे आता है? इज इट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स? नो, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर जाएगा? अभी समझाया पहले क्वेश्चन में, दूसरी सरफेस की तरफ जाएगा। तो इधर की सरफेस पे नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव। जो आपने गाउस सरफेस डाली है क्या उसमें दोनों आ रहे हैं या सिर्फ नेगेटिव आ रहा है? अगर दोनों आएंगे तो फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि उसमें सिर्फ ये वाला सरफेस आ रहा है। नेट चार्ज इज नॉट 0 ऑन दिस साइड, यू गॉट माय पॉइंट, इनसाइड दिस गाउस। सो बेटा नेगेटिव चार्ज, द फ्लक्स वुड बी नेगेटिव, ये आएगा इनवर्स। अगर ये पॉजिटिव वाला हिस्सा मान लीजिए गाउस सरफेस इस साइड से ड्रा करके होती, और ये -q इसको दफा करो, बाहर कर दो, इसको छोड़ो, ये वहां पे नहीं है, समझो पॉजिटिव वाला हिस्सा कवर करती तो पॉजिटिव फ्लक्स। अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अभी ये क्वेश्चन है, तो नेगेटिव फ्लक्स इज द आंसर। Next question. Diagram shows an imaginary cube of side A. A uniformly charged rod of length A moves towards the right at constant speed V. So constant speed से ये rod आगे की तरफ बढ़ रही है। At t is equal to 0, the right end of the rod just touches the left face
of the cube, the graph that best represents the change in electric flux through the cube versus the time. देख बेटा सिंपल है, ये हमारे पास गाउस सरफेस है, रॉड है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, पहले वो उसको एंड को टच करिए, समझ मेरी बात। बता जब इसको अभी ये टच करे, अभी ये रॉड का कोई भी हिस्सा गाउस के सरफेस के अंदर नहीं है, तो फ्लक्स होगा जीरो, क्योंकि चार्ज इनसाइड इज जीरो। बट क्योंकि ये वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो बेटा विद पैसेज ऑफ टाइम जब रॉड इसके अंदर आएगी और उसकी लेंथ इसके अंदर बढ़ती जाएगी, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। खैर हमसे पूछा गया विद टाइम बताओ फ्लक्स और टाइम का कैसा ग्राफ बनेगा। पहले ये बताओ फ्लक्स किसके बराबर होता है। आप जानते हैं Q इनसाइड द गाउस, नॉट आउटसाइड, Q इनसाइड द गाउस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब Q इनसाइड में कैसे निकालो, लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझो आफ्टर सम टाइम t रॉड ऐसे है, इट इज आफ्टर टाइम t। मैंने ये नहीं कहा रॉड कंप्लीटली इसके अंदर आ चुकी है या रॉड इससे बाहर जा रही है, आफ्टर जस्ट टाइम t। लेट्स सपोज रॉड का एक हिस्सा अंदर है और उसकी लेंथ है बेटा x। अब मुझे बताओ लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस टाइम कितना चार्ज इनसाइड है, लैम्डा इंटू एक्स। इस टाइम चार्ज कितना इनसाइड है एट दिस टाइम, लैम्डा इंटू एक्स, क्योंकि इतनी लेंथ अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ एक्स क्या है, सर लेंथ जो इस टाइम अंदर, वो तो मुझे नहीं पता वो कितना है, बट मुझे पता है वेलोसिटी, हाँ, और मुझे टाइम का वो देखना है। बताओ बेटा क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इंटू टाइम ना लिखूं? हाँ सर लिखा जा सकता है लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके बदले लिखा जा सकता है वेलोसिटी इंटू टाइम। v कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टाइम के, मतलब फ्लक्स जो है बेटा विद टाइम वो बढ़ता जाएगा। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, जब ये रॉड एक बार इसमें पूरी इसमें अंदर फिट होगी और दूसरे साइड से निकलना शुरू करेगी, बेटा फिर क्या होगा, फ्लक्स घटना शुरू होगा। तो पहली चीज ग्राफ वुड बी लीनियर, फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन इट विल शार्पली डिक्रीज, अच्छा, एंड विल बिकम जीरो। विच इज द करेक्ट ग्राफ? ये तो सिर्फ दिखा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, गलत। ये दिखा रहा है कम हो रहा है, गलत। ये दिखा रहा है पैराबोलिकली चेंज हो रहा है, गलत। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। नेक्स्ट, टू कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। तो बेटा मैं यहां पे कोसेंट्रिक शेल्स बना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। टू कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, ये है बेटा दो कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, ये कंडक्टिंग शेल्स, ठीक है। अब इन पे चार्ज क्या है जरा देखो, टू कोसेंट्रिक थिन शेल्स ए एंड बी, इसका नाम है बेटा ए और ये है बेटा बी, ठीक है। ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी इज ग्रेटर देन, जाहिर सी बात इसकी रेडियस है आर ए और इसकी है आर बी, और आर ए कम है बेटा आर बी से, इतना भी समझ आया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब चार्ज टू क्यू ए एंड माइनस क्यू बी, इस पे चार्ज दिया आपने पॉजिटिव और इस पे आपने दिया माइनस क्यू ए और क्यू बी, और मैग्नीट्यूड में भी ये बराबर नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। द इलेक्ट्रिक फील्ड along the line passing through the center is, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है along the line, इलेक्ट्रिक फील्ड along the line passing through center, मतलब सेंटर से शुरू करो और बाहर जाओ, बाहर की तरफ जाओ, तो आपको बताना कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। देख बेटा सिंपल एंड स्ट्रेट, इस शेल के अंदर जब मैं पॉइंट लूंगा ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसकी वजह, हम जानते हैं शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो बेटा जब तक ना मैं यहां तक आ जाऊं सरफेस तक, तब तक ई नहीं है, ई पहले नहीं है। ये दिखा रहा है ई पहले है, ये भी दिखा रहा है ई पहले है, तो ये दोनों बेटा गलत हो जाएंगे। ये भी बता रहा है ई पहले है, मतलब ये भी गलत, बचा एक वो वन। आप बोलेंगे सर आपने तो क्वेश्चन ही निपटा दिया। अच्छा बेटा थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया इतने से। चलो अब देखो कॉन्सेप्ट। अब मसला है यहां से आगे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इस स्पेस में, तो बेटा आउटर वाले शेल का नहीं होगा, जो होगा वो इसकी वजह से होगा। ऊपर से चार्ज है पॉजिटिव, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, और वो होगा पॉजिटिव। आया समझ, पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात यह है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आउटसाइड द शेल, सो दैट्स इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब पैराबोला, पैराबोलिकली डिक्रीज होता जाएगा, पैराबोलिकली पॉजिटिव पैराबोलिकली डिक्रीज होगा। अब जब आप यहां तक पहुंचेंगे और इसके आगे फिर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आएगा, इस नेगेटिव वाले चार्ज का भी और पॉजिटिव वाले का भी, दोनों का आएगा। बट इसने क्या कहा था हमें,
चार्ज का मैग्नीट्यूड बी का ज्यादा है, तो डोमिनेटिंग बी का ही रहेगा। बी का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वही इनवर्स प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव से शुरू होगा। देख बेटा यहां पे देख, यहां से यहां तक जीरो है, फिर बेटा पैराबोलिकली पॉजिटिव और डिक्रीज हो रहा है, यहां देख नेगेटिव साइड से और पैराबोलिकली डिक्रीज हो रहा है। सो द बेस्ट ग्राफ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। यू गॉट इट? चल बेटा, 3 concentric spherical metallic shells A, B, C of radii A, B and C। आइए बेटा 3 spherical shells हैं हमारे पास, मैं यहां पे ड्रा करूं 3 spherical shells। So we have, एक सेकंड पहले मैं इनको अरेंज कर, सॉरी गड़बड़ हो गई इन दो को अच्छे से अलाइन करेंगे। अब लाते हैं इसको, ये बन गए 3 spherical shells, ठीक है। चलिए अब ये क्या कह रहा है, ए बी एंड सी ऑफ रेडियाई, इसका मान लो ए, ये बी, ये सी ऑफ रेडियाई। चलो चलो रेडियस बताओ, ए इसकी रेडियस बी और इसकी रेडियस सी, इतना आया समझ। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज, पहले का सिग्मा, दूसरे का माइनस सिग्मा, तीसरे का सिग्मा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। If shells A and C are at same potentials, shells कौन कौन, A ये वाला शेल और ये वाला शेल सेम पोटेंशियल है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं, इस शेल पे और इस शेल पे जो पोटेंशियल वो कह रहा है सेम है, देन द करेक्ट रिलेशन ए बी एंड सी, मतलब रेडियस के बीच में करेक्ट रिलेशन। सोचो अगर इधर और इधर पोटेंशियल सेम है तो पहले पोटेंशियल निकालो ए और सी पे और उनको इक्वेट करो, तुम लोग को इक्वेशन मिलेगी। ये तो वहीं से आधा आंसर कह रहा है। जरा बताओ ए पे पोटेंशियल किस किस का होगा। देखो पहले तो अपने स्फीयर की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा, समझना मैं क्या कह रहा हूं, कितना होगा जरा पोटेंशियल एट ए मैं बताऊं कितना होगा। देखो अपने इसकी वजह से के, अब मुझे क्यू चाहिए चार्ज, वो नहीं देकर है, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इसका सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर, ये बना बेटा इसका चार्ज, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल की बात हो रही, हो गया के, ये बन गया क्यू और डिवाइडेड बाय रेडियस दैट इज ए, ये इसका पोटेंशियल हुआ। इस शेल का अपने सरफेस के ऊपर इतना, ये जो दूसरा शेल है उसका कितना पोटेंशियल होगा ए पे, वो निकालो। मैं कहता हूं बी का इस पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना बी के सरफेस पे, क्योंकि हम जानते हैं शेल पे पोटेंशियल और ठीक उसके अंदर बेटा सेम होता है। 3 डायमेंशनल इक्विपोटेंशियल वो वॉल्यूम मैंने वो पढ़ाया हुआ है सारा, इतना आपको समझ होनी चाहिए। बी का पोटेंशियल यहां पे होगा बेटा, बी का पोटेंशियल कितना होगा, बी का पोटेंशियल वो हो जाएगा माइनस के, क्यू के बदले सिग्मा 4 पाई, इट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और उसके सरफेस जो है दैट इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखूंगा मैं। ये हो गया इस शेल का इधर पोटेंशियल, एक भी कट किया जा सकता है। चलिए बेटा अब सी वाले स्फीयर का पोटेंशियल इस जगह पे वो हो गया जितना इसके सरफेस पे उतना यहां पे होगा, वो प्लस होगा के, क्यू के बदले सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, एक सी कट किया जा सकता है, ये निकला बेटा पोटेंशियल एट ई। आई बात समझ। अब इसी तरीके से आप निकालोगे सी पे पोटेंशियल, एक तो खुद की वजह से, एक तो इन दो की वजह से। यहां पे अगर मैं पोटेंशियल लिख दूं बेटा, सो V एट सी वुड बी इक्वल, पहले अपना स्फीयर का वो हो जाएगा के, क्यू के बदले सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, ये हो गया इसका अपना पोटेंशियल सी पे। बी का कितना होगा, बी के लिए तो आउटसाइड पॉइंट है, बताओ बी के सेंटर से वहां तक कितनी डिस्टेंस है, सर वो सी है, तो वो आ जाएगा माइनस के, क्यू के बदले सिग्मा 4 पाई इसकी चार्ज डेंसिटी 4 पाई बी स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर, इधर चाहिए पोटेंशियल इतना दूर, डिवाइडेड बाय सी। अब बताओ इस शेल का पोटेंशियल इधर वो आ जाएगा प्लस के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, ये हो गया बेटा इसका वो चार्ज, और कितना दूर है ये, डिवाइडेड बाय बेटा सी। ये आ गए बेटा दो पोटेंशियल ए पे और सी पे, खुद कह रहा है ये दो बराबर है तो इनको इक्वेट कर दो, इनमें ऑलमोस्ट सारी टर्म्स, मैक्सिमम टर्म्स जो है बेटा वो कैंसिल आउट होंगी, एंड व्हेन यू विल सिंपलीफाई यू विल गेट टू दिस ऑप्शन a प्लस बी इज इक्वल सी। मतलब ये है सिंपली आप कह सकते हो 7th क्लास का वो इक्वेशंस को बैलेंस करो और ए बी सी को रिलेट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Charges are placed on the vertices of a square as shown. Let E be the electric field, V be the potential at the center. इस जगह पे electric field E मानो, V मान लो potential. If charges on Q and B, on A and B पे जो charges रखें, ठीक है, are interchanged with D and C respectively, then कौन रहेगा सेम? ये JEE मतलब AIEEE 2006-7 का क्वेश्चन है, एज इट इज आया था, मैं बताऊंगा. देखो चार्जेस 4 है, अगर मैं इनकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालूं पहले तो क्या होता है? पोटेंशियल किसके बराबर होता है? KQ/R. अब देखोगे सबका जो R है वो बराबर है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ठीक है. अगर मैं इन दो चार्जेस को ऊपर ले जाऊं और इन दो को नीचे लाऊं, नेगेटिव चार्ज को ऊपर ले जाऊं, पॉजिटिव चार्ज को नीचे लाऊं, बताओ क्या चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ. आर इनका सेंटर से वो अभी वही है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है नेगेटिव. पोजीशन चेंज करने से द पोटेंशियल विल रिमेन द सेम, बट देयर वुड बी अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्शन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज. कैसे? देखो बता, इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपनी तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ. ये पॉजिटिव चार्ज है अवे, ये पॉजिटिव चार्ज है अवे. अब इन सब को देखो, ए प्लस ये नीचे की तरफ, ये प्लस ये नीचे की तरफ. टोटल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली है वो डाउनवर्ड्स है. द मोमेंट यू रिवर्स द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा. So potential is not going to change, but electric field is going to definitely change, not because in the magnitude, but because in the direction. So the best option is E will change, V will remain unchanged. Option number D. Figure shows set of equipotential surfaces. The direction of electric field that exists in the region is. बेटा एक concept हम पढ़ाते हैं. Electric field दो points याद रखिए. Electric field flows from higher potential to lower potential. पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहां पे मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस देकर है, इस सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह 30, इस पे हर जगह 20, इस पे हर जगह 10. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से फ्लो करेगा? सर हायर टू लोअर और इन सरफेसेस को परपेंडिकुलर. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहां पे दिखाऊं, आई कैन शो इट लाइक दिस. अब मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ है, ठीक है. 45 विद एक्स एक्सिस. चलिए एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल भी बता दो बेटा. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड. मुझे एक चीज बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल सर ये है 90, इतना है 90. और मुझे बताओ ये टोटल एंगल कितना यहां से यहां तक? सर ये 135. 135 में से 90 निकालो, बचेगा 45. तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज with x axis. So the best option is option number 1, 45 with x axis. चलिए, some equipotential surface are shown. The electric field at any point is. देखो यहां पे आपका dV/dx काम आने वाला नहीं है, वो आप देख लीजिएगा क्यों. यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा एक मेथड जो आप जिससे आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ पोजीशन. मतलब कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नॉट जस्ट कि इन दो सरफेसेस के बीच में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इट इज लाइक कि मतलब एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो उसके लिए आप देखो मैं क्या करने वाला हूं. पहले बताओ ये कैसा फील्ड होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और ऐसी सरफेस किसकी बनती है जरा बताओ? ये सर्कुलर, ये स्फेरिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल किसकी होती है? पॉइंट चार्ज की. अगर मैं किसी तरीके से यहां पे निकालूं वो चार्ज तो बेटा फिर मैं कुछ भी निकाल सकता हूं. अब वो चार्ज कैसे निकालूं? नजर बता बेटा, इस सरफेस पे जो कि दूर है 10 सेंटीमीटर, चलो मान लो ये चार्ज क्यू है, मुझे नहीं पता कितनी है. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ली जो कि 10 सेंटीमीटर इससे दूर है और वहां पोटेंशियल है बेटा 60 वोल्ट्स. समझना मेरी बात, वहां पे पोटेंशियल कितना है? 60 वोल्ट. मैं क्यू निकालना चाहता हूं बेटा. पोटेंशियल जो होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ आर जो कि 10 है, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, वो होता है KQ/R. ये होता है बेटा KQ/R. Q किसके बराबर हो जाएगा? सर Q बराबर होगा V इंटू R डिवाइडेड बाई K. हाँ सर बात तो सही है. अब मुझे बताओ बेटा Q किसके बराबर है? चार्ज किसके बराबर होगा? V पोटेंशियल जो मैंने लिया वो तो 60 है. कितना दूर? 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई K. K इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. से दिस एज फर्स्ट. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड. जरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे कितना होगा अगर चार्ज है Q एट एनी डिस्टेंस x दूर,
मान लो आपके पास अब चार्ज मिल गया, वो इतना है, और मैं कहूंगा x डिस्टेंस दूर उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे सर k q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब मुझे k का वैल्यू बताओ, सॉरी नॉट k, q का वैल्यू, सर वो ये है। जैसे ये q का वैल्यू इधर डालोगे k और k कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा बेटा ऊपर 600, हाँ सर 600 बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे रहेगा सर एक्स स्क्वायर। सो इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा 600 बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन एक चीज है बेटा, यूनिट्स का अगर मैं ख्याल रखूं थोड़ा सा, एक सेकंड, मुझे चाहिए चार्ज होगा कूलम्स, और मैंने यूज करा सेंटीमीटर, इससे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इसे हाँ एक काम करता हूं बेटा, एक काम करता हूं, पोटेंशियल है 60 वोल्ट्स, ये तो ऐसा है, डिस्टेंस का क्या, ये तो सेंटीमीटर में, तो एक काम करता हूं 10 इंटू 10 रेज पावर -2 कर देता हूं। अब आई बात समझ, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये, एक सेकंड मैं इसका थोड़ा यूनिट सही तरीके से कर लूं, क्योंकि डिस्टेंस का मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। पोटेंशियल तो है वोल्ट्स में, डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, गड़बड़ हो जाएगी। तो Q मुझे निकला, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इतना सही है। के क्यू के बदले लिखूंगा वी आर डिवाइडेड बाई वी आर बाई के, और नीचे है बेटा एक्स स्क्वायर, के और के कैंसल, v के बदले डाल लूंगा मैं 60, और इसके बदले क्या डालना है मुझे, आर, ये कितना है, ये सॉरी आर कितना है, पहले वाले में आर कितना था सर 10, बट 10 सेंटीमीटर, सो इट इज 10 इंटू 10 पावर -2, और यहां पे आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई जनरल एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 और ये 2, 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका प्रॉपर आंसर आएगा। देख बेटा यहां पे एक चीज करना है, जज्बाती मत बनना, 600 में मुझे मिल गया था आंसर, बट गलत है, क्यों, देख वोल्टेज है वोल्ट्स में, तो डिस्टेंस कैसे डालोगे सेंटीमीटर्स में, तो बेटा जब आप चार्ज निकाल रहे हो, पोटेंशियल इतना है, इस जगह पे 10, तो आपको इस आर का वैल्यू डालोगे 10 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर्स, वो मैंने करा। ये जो x है इट इज अ जनरल डिस्टेंस x, तो इसीलिए हमारा आएगा 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एंड कैसे होगा, ये कैसे होगा, रेडियली, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हर जगह बेटा परपेंडिकुलर, सो इट विल बी रेडियली, दिस द करेक्ट आंसर टू दिस। चलो, द पोटेंशियल ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू दिस। देख बेटा पोटेंशियल देकर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एंड वाई एक्सिस इज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है। देख बेटा कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे ई एक्स और ई वाई अलग अलग से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई। एक्स कंपोनेंट होता है माइनस डो वी अपॉन डो एक्स आई कैप, और बेटा ई वाई होगा माइनस डो वी बाई डो वाई जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। जरा इस पे सॉल्व करो, जैसे मैं x के विद डिफरेंस इसका तो 0 हो जाएगा, x का बनेगा 2x, वो बनेगा, तो बेटा ये बनेगा -2x -2x इसकी डिफरेंशिएशन, और डो एक्स बाय डो एक्स वो तो 1 हो जाएगा आई कैप। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब मैं विद रेस्पेक्ट टू वाई करूं, इसका तो 0, बट ये माइनस इसको प्लस बनाएगा, वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2y और आ जाएगा जे कैप। ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा -2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल। सर बिल्कुल सही है, सही है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, देख बेटा सोच समझ के, तुम लोग इसमें पहले डालो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, फिर देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन सकता है, फिर डालो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। जैसे अगर मैं x और y दोनों को रखूं पॉजिटिव, जरा बता बेटा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा, सो दैट मींस अगर मैं यहां पे दो सेट्स बना दूं, फील करना बेटा इस क्वेश्चन को, 2 बार इसको देखना जरूर, याद रख मेरी बात, x और y दोनों पॉजिटिव, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये मैंने 2 सेट किए, x भी पॉजिटिव। जब x पॉजिटिव डालूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x एक्सिस पे मतलब आई कैप पे, वो तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में आएगा। और y पॉजिटिव डाला, ये भी पॉजिटिव, मतलब y पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर। अब मुझे बता इनका रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के आगे ले जाओ,
इट विल रिमेन एज सेम, रिजल्टेंट वुड बी दिस वन। और जो कि दोनों में ग्राफ्स में कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो फेल हो गया। अब हम डालेंगे इसमें दोनों नेगेटिव, एक्स और वाई दोनों डालेंगे बेटा नेगेटिव। जरा बेटा यहां पे नेगेटिव डाल, ये प्लस बन जाएगा, और यहां नेगेटिव डाल, ये माइनस बनेगा। इसका मतलब है अगर मैं बात अब करूं नेगेटिव एक्स एक्सिस की और नेगेटिव वाई एक्सिस की, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, इसकी बात करूं, बताओ बेटा नेगेटिव एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है, पॉजिटिव, मतलब इधर की तरफ। और बेटा नेगेटिव वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है, वो नेगेटिव आता है, मतलब नीचे की तरफ। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या वेक्टर से इसको उधर शिफ्ट कर दो तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। अब बता बेटा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जरा बता इनमें से कौन सा जो है बेटा वो सही वाला रिप्रेजेंटेशन। एक सेकेंड, एक्स मैंने डाला नेगेटिव, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव डाला तो ई आया प्लस, और ये डाला तो ई आया नेगेटिव, ई प्लस उधर, और ये रिजल्टेंट ऐसे, यहां तक तो सही है, रिजल्टेंट ऐसे आएगा। जब मैंने डाला दोनों पॉजिटिव, दोनों मैंने डाले पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव और वो आया पॉजिटिव, इन दो का रिजल्टेंट ऐसे और उनका रिजल्टेंट ऐसे। तो मुझे लगता है हमारा जो ग्राफ है इनमें से जो सही वाला ग्राफ है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। सो टू मी इट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट हमारा करेक्ट जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, एक सेकंड मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं पे, रुको यार। तो ये माइनस, हाँ मैंने सोचा शायद मैंने माइनस इंक्लूड करा था या नहीं करा था, माइनस तो इंक्लूड करा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। मुझे लगता है ये इसका सही आना चाहिए। फिर भी आप एक बार नेगेटिव पॉजिटिव को चेक करिएगा, डोंट राइट इन कमेंट्स बेटा, डोंट राइट इन कमेंट्स, जस्ट चेक कि मैंने जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स डाले उस हिसाब से इसको सॉल्व करो एंड इसका आंसर देखो। अब कमेंट्स में लिख दो सर माइनस नहीं लिखा, यार वो यार ह्यूमंस हो जाता है, कुछ साच वन असामशत को तुम लोग कमेंट्स में आके लिखते हो +1 भूल गए, वे आर ह्यूमंस, गलती हो सकती है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल एंड द पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। चलो जी टॉर्क और ये निकालनी है। पहले एक चीज बताओ, टॉर्क की इक्वेशन क्या, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या। टॉर्क की होती है बेटा P क्रॉस E, और इसको ओपन करूं तो PE साइन थीटा। एंगल किस किस के बीच में, P और E। क्या P वेक्टर है, हां सर। P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, कहां से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये है बेटा P, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा एंगल ये बनेगा। ये कितना एंगल है, जो एंगल देकर है वो सही एंगल नहीं है, एंगल हमारा बनेगा 180 में से -30, ये हमारा एंगल है। अब मुझे यहां पे सॉल्व करके दो, पी ई साइन ऑफ, जो एंगल है बेटा P और E के बीच में वो 180 -30 है। 180 -30 कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन ऑफ, ये तो साइन ही रहेगा, एड शुगर साइन पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा PE साइन ऑफ 30, P साइन 180 की वजह से चेंज नहीं, साइन ऑफ 30 1/2, तो आंसर आएगा PE/2, वो भी प्लस, वो भी प्लस। अच्छा PE/2 कहां पे लिखा है, PE/2 दो ऑप्शंस में PE/2 है, यहां पे और यहां पे, ये गलत ये गलत, ठीक है, अभी तक सब सही जा रहा है। अच्छा ये टॉर्क कैसी होगी, विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जरा मुझे बताओ किस सेंस में ये टॉर्क होगी। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां आएगा, आगे की तरफ, नेगेटिव चार्ज पे पीछे की तरफ, सो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और गड़बड़ देखो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज है, वरना मेरा ऑप्शन यहीं पे हो जाता। अब बेटा यू निकालना बहुत जरूरी है, यू किसके बराबर होता है, -P.E, -P.E, ये बनेगा बेटा -PE cos थीटा, cos थीटा, और cos थीटा कितना लिखोगे, 180 -30, 180 -30। और अब बताओ बेटा एड शुगर, cos तो वहां पे बेटा नेगेटिव है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा ये PE, ये बनेगा PE cos of 30, cos of 30, cos of 30, 180 माइनस एड शुगर टू ऑफ, यहां जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा PE, तो ये पॉजिटिव आएगा, और cos of 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 PE, वो भी पॉजिटिव। ये गलत ये सही, दोनों पॉजिटिव और ऐसे, ये समझना ये बात मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, हां जी सही है। बोथ द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर in the plane of the paper, सही है। The dipole is rotated about an axis perpendicular to the plane of the paper, अरे बाप रे,
डाइपोल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सीज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ऐसे, ओहो, पासिंग थ्रू सी, इस एक्सीज पे, मतलब ये डाइपोल है, ऐसे एक्सीज है और इसको घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा ऐसे घुमा रहे हो। इफ द एंगल रोटेशन थीटा इज मेजर्ड with reference to a line which is perpendicular to the electric field, then the variation of torque with theta is best represented by, देख बेटा जो मैं समझ पाया मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल है, देख देख इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है डाइपोल। डाइपोल का इधर लिखा है माइनस क्यू, इधर लिखा है प्लस क्यू, सही है। बता डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है? सर आपने ही कहा माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अच्छा, अगर मैं इसको रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज में, तो मान लो ऐसे ये आ गया, ऐसे आ गया, तो डाइपोल मूवमेंट ऐसे होगी। तो एंगल कौन सा हम लेते हैं बेटा? P और E के बीच में, तो हमारे हिसाब से ये एंगल है। लेकिन भाई साहब को बुरा लगा, कहता आप एंगल मेजर करो वर्टिकल लाइन के विद रेस्पेक्ट। सोच बेटा जो हमारा यहां थीटा होता था वो वर्टिकल के साथ कितना होगा? सर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब बता एक्सप्रेशन क्या था हमारा? टॉर्क का एक्सप्रेशन सर पीई साइन थीटा, अल्लाह जल शानु, पी साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं ये एंगल विद रेस्पेक्ट टू इसके देखूं जो आपका परपेंडिकुलर है, तो थीटा लिखूं या 90 माइनस थीटा? सर 90 माइनस थीटा। इसके विद रेस्पेक्ट एंगल अगर लिखूं तो पीई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि बन जाएगा कॉस थीटा, अल्लाह जल शानु, पी कॉस थीटा। अब बताओ बेटा टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बना? कोसाइन फंक्शन। तो जो कॉस फंक्शन है वो कैसा ग्राफ होता है? ऊपर से आता है। तो बेटा इसका बेस्ट ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ कोसाइन फंक्शन का है। इट इज कर्व सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आप कहोगे सर ये वाला भी तो कोसाइन ग्राफ जैसा लग रहा है, ये क्यों नहीं? अब देख बेटा ये टॉर्क का जरा देख, टॉर्क कैसी है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो खुद समझ में आ जाएगा। इट्स पॉजिटिव, टॉर्क शुड बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी विल टेक दैट वन, नॉट द ब्लो वन। सो ये आएगा ऑप्शन। 4 चार्ज आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन विद मैग्नीट्यूड एंड separation as shown in diagram. What should be the value of Q naught such that plus 10 coulomb charge is in equilibrium? देख बेटा यहां पे कितना चार्ज रखूं ताकि प्लस 10 कूलम वाला इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिंपल, इक्विलिब्रियम का मतलब या तो फोर्स ही नहीं या तो नेट फोर्स 0। देख बेटा इस पे लगने वाला फोर्स इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो अननोन चार्ज है उनका सबका सम आना चाहिए 0। यह भी कहा जा सकता है इन दो का चार्ज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दो की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, पहले मैं वो निकालूं फिर अलग से निकालूं इस पे इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, और उनको बराबर कर दूं, इक्विलिब्रियम हो गया। चलो बेटा इसका बताओ, इस पे फोर्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Q1 Q2 वही निकालना है ना, व्हाट शुड बी द, हाँ जी Q1 है बेटा 40 माइक्रो, Q2 है बेटा 10 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर। सब कुछ रख रहा हूं माइक्रो में और सेंटीमीटर में, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। अच्छा ये हो गया इसकी वजह से फोर्स। इस पे फोर्स कैसे आएगा? इसकी वजह से दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्सिव मतलब इधर की तरफ। इसकी वजह से कैसा आएगा? अट्रैक्टिव, इसकी वजह से आएगा अट्रैक्टिव। तो बेटा ये दो फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे सर। तो बताओ दूसरा फोर्स कितना आएगा? कि Q1 Q2 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर। सर आपने दो फोर्स ऐड क्यों किए? देख बेटा डायरेक्शन देख, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो दोनों का फोर्स ये ऐड हो गया। ये हो गया इन दो का फोर्स। मैं कहूंगा ये बराबर अगर हो जाए इसकी वजह से जो इस पे फोर्स है, जो कि होना चाहिए फिर इस डायरेक्शन में, नेट तो 0 बनेगा। वो कितना हो जाएगा? कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 40 का स्क्वायर। चल बेटा सॉल्व कर, के कैंसल, सही बात। अब बेटा यहां पे थोड़ा सा कैंसलेशन कर और निकाल Q नॉट का वैल्यू, जो कि 80 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपको सिर्फ यहां से थोड़े से
वैल्यूज रिमूव करने। इफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड pendulum is positively charged, इसका चार्ज है पॉजिटिव, is oscillating in the uniform electric field as shown, its time period as compared to when it is uncharged। अगर ये uncharged होगा तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ऑफ एल बाई, उस टाइम इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगी वो सिर्फ जी होगी, वो सिर्फ जी होगी। लेकिन जैसे इसको चार्ज दोगे, नीचे भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए आएगा, नीचे जी आएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कम हो जाएगी g माइनस ए का बड़ा वैल्यू क्यू ई बाई एम। तो जैसे एक्सेलरेशन कम होगी, इफेक्टिव वैल्यू कम हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ेगा, द टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। A and B are two concentric spheres. If A is given a charge Q, while B is earthed as shown in figure, the charge density of, अच्छा वो बाद की बात है, इस पे दिया चार्ज पॉजिटिव, इंडक्शन की वजह से ये इस वाले सरफेस शेल के इनर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। और कितना चार्ज इंड्यूस करेगा? बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये Q है, ये माइनस Q होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 कूलम 10 कूलम। लेकिन अगर अंदर की तरफ नेगेटिव इंड्यूस होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि आपने अर्थ किया है, बाहर का जो सरफेस है वो चार्ज फ्री हो जाएगा, इट विल गो लाइक दैट। ठीक है, इतना आया समझ। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो, एक चीज बताओ, चार्ज डेंसिटी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज डेंसिटीज दोनों की बराबर, ए की और बी की, कैसे बराबर होगी? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। जरा इस शेल का एरिया और इस शेल का एरिया क्या बराबर है? नहीं, चार्ज तो बराबर है, इंडक्शन की वजह से चार्ज तो बराबर है, एरिया बराबर नहीं, ये गलत। फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज जीरो। ए के अंदर फील्ड जीरो, वो तो सही है। ए के बाहर फील्ड जीरो है, गलत, बाहर जीरो नहीं है, बल्कि डबल हो जाएगा। एक तो अपनी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो यहां पे जीरो नहीं होगा, तो ये कह रहा है ये है, तो बेटा ये भी गलत। फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, बिल्कुल सही। ए और बी के बीच में फील्ड जो है वो जीरो नहीं है, ये तो सही है। द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड बी इज जीरो, इनसाइड बी एंड आउटसाइड बी इज जीरो, गलत बात बेटा, ये गलत बात, ये नहीं है। बी के इनसाइड तो फील्ड है, आउटसाइड ये कह रहा है द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड इज जीरो। बेटा बी के इनसाइड नॉन जीरो है, आउटसाइड डन, तो बेटा ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो आउटसाइड जो है फील्ड नहीं होगा, इनसाइड तो होगा, आउटसाइड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज Q, Q and minus Q are placed at the corners of equilateral triangle ABC। जरा इधर देखो, ये ABC है ट्रायंगल, मान लो A, B and C। आपने क्या चार्ज रखा? Q, Q minus 2Q। तो समझो यहां पे मैंने माइनस 2Q रखा, यहां पे Q, यहां पे Q, इतना आया समझ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तोड़ बेटा इस चार्ज को माइनस Q और माइनस Q में, ताकि ये डाइपोल अलग, ये डाइपोल अलग, ये बनेगा माइनस Q प्लस Q, ये भी बनेगा माइनस Q प्लस Q। इसका डाइपोल मूवमेंट इधर की तरफ अगर P है, ये भी बेटा P ही होगा। और एंगल कितना है? इक्विलेटरल की वजह से 60, इक्वल वेक्टर्स एंगल 60, रिजल्टेंट √3 ऑफ आइदर, दैट इज P, और P बराबर होगा Q इंटू L, √3QL इज द आंसर। Four charges are arranged at the corners of a square as shown figure. The force on charge kept at O is, आपको बताना O पे लगने वाला, यहां पे जो चार्ज होगा उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। अच्छा ठीक है, मान लो यहां पे चार्ज है Q, बताओ ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल। ये चार्ज रिपेल, और एक चीज बताऊं, इक्वल होंगे, क्योंकि ये Q बराबर। अच्छा, ये 2Q रिपेल करेगा ज्यादा, ये 2Q इतना ही रिपेल करेगा ये, तो इसका फोर्स, आंसर इज जीरो, नेट फोर्स बेटा जीरो। चलो, करेक्ट स्टेटमेंट इज इंडक्शन अफेक्ट द चार्ज नॉट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गलत, इंडक्शन से चार्ज इफेक्ट नहीं होता है। आपने एक से फैलाया, इट वाज न्यूट्रल, आपने रॉड नजदीक लाई, इंडक्शन हुई, क्या चार्ज इफेक्ट हुआ? चार्ज पहले भी जीरो था, अब भी, बट डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ता है। ये कहता है इफेक्ट चार्ज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन, गलत बात। After conduction between two conductors, their potential has become equal। दो स्फीयर्स अनइक्वल चार्ज आपने टच किए, बेटा टच करने के बाद अगर अलग करोगे उनका क्या सेम होगा? पोटेंशियल, चार्ज सेम नहीं होगा,
पोटेंशियल, ये बेटा सही। मूविंग चार्ज डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पूरा हमें क्या समझ रहा है कि मतलब इनको कुछ आता जाता नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज चाहे रेस्ट पे हो मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड का सोचना पड़ेगा। 3 चार्जेस each q coulomb are placed as shown in figure, then the net force on the charge placed at the origin will be। देख बेटा तीनों चार्ज बराबर, एंगल वो ये देख कर इस पे लगने वाला नेट फोर्स, समझ मेरी बात, इसकी वजह से फोर्स रिपल्सिव इधर की तरफ, समझ वो F है। बता ये चार्ज इससे कितना दूर, उतना ही जितना ये चार्ज। बता बेटा डिस्टेंस सेम, सब चार 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 सब सेम, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स इतना। अगर मैं कहूं वो भी F होगा मैग्नीट्यूड में, हां सर। अच्छा ये बताओ ये एंगल 30, ये भी कितना 30, ये कितना 90, 90 प्लस 30 120, दो इक्वल फोर्सेस और एंगल बीच में बेटा 120, नेट होगा आइदर, दैट मींस F इज द आंसर। और F किसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर विच इज D स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। The figure shows two equipotential lines x and y. अच्छा, plane for an electric field. The scales are marked as x component ex, y component ey electric fields in the space between the area। बोल क्या रहा है, मतलब मुझे निकालना क्या, बस उतना बताओ। देखो बेटा हमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए, ये 2 वोल्ट ये 4 वोल्ट, आपको पहले ही पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो और इनको परपेंडिकुलर, ये होगा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बता इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, x होगा इधर की तरफ, y होगा इधर की तरफ। आप ऐसे अगर बनाओगे तो बेटा आपको आर्ट्स एंड कॉमर्स जो है बेटा स्ट्रीम वो आपका इंतजार कर रही होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो x वाला कंपोनेंट है वो नेगेटिव है और y वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है। इनमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड x वाला नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव, x वाला पॉजिटिव गलत, x वाला पॉजिटिव गलत, ये बेटा x वाला नेगेटिव है, x वाला नेगेटिव y वाला पॉजिटिव, तो बेटा वो सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, निकालना आता है हमें। आइडेंटिकल चार्जेस, अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन देख लो आप, एक सेकंड। एक्चुअली यहां पे पानी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सो एडजस्ट कर लेते हैं। आइए बेटा क्या कह रहा है जरा बताओ। आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू ईच प्लेस्ड एट 8 कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L। देख बेटा एक क्यूब बनाएंगे, ये मैंने बना दिया एक क्यूब, क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे 8 चार्जेस रखें, सबका वैल्यू जो है बेटा वो है माइनस क्यू, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, 8 है बेटा। ये और ये बोलोगे सर भूल गए, 8 चार्जेस आ गए बराबर, सब क्या है माइनस क्यू है, माइनस क्यू सब है, और लेंथ है बेटा एज लेंथ L, ठीक है। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूबाइड, तो क्यूबाइड इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है प्लस क्यू, इस सिस्टम की निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। देख बेटा पोटेंशियल निकालनी, पियर्स बनाएंगे यहां पे, देख बेटा यहां पे इसकी पियर की अलग, इस पियर के, क्योंकि हमें इसके विद रिस्पेक्ट बतानी है इसके चार्ज के, तो देख बेटा टोटल पियर्स कितने बनेंगे, 8 पियर्स यहां पे बनेंगे। हर पियर की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कहूं सेम है, देख बेटा ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें सर व्हाट इज द डिस्टेंस, ध्यान से सुन बेटा, ये सीख हो गया, ध्यान से देख। अगर मैं कहूं फ्रंट वाले कॉर्नर से एंड वाले कॉर्नर, ये जो डायगोनल है, फ्रंट वाला कॉर्नर एंड वाला कॉर्नर, ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी है, तो आंसर होगा √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द क्यूब। लेकिन अगर आधे डायगोनल की लेंथ बताऊं तो √3L डिवाइडेड बाई 2, तो दैट मींस ये वाली डिस्टेंस होगी √3/2L, ये वाली डिस्टेंस सर कहां से कहां, 4 से लेकर कॉर्नर के चार्ज से उस बीच वाले चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगी इतनी। अब बता बेटा इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 Q2 बाई R, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, R के बदले √3/2 और 2 जाएगा इधर और साथ में नीचे रहेगा L, ये हो गया एक का। अब मुझे बता ऐसे कितने हैं सर, ऐसे हैं बेटा 8 चार्जेस है ना, मुझे तो वही लग रहा है 8 चार्ज है,
तो बताओ 8 चार्जेस यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, 8 चार्जेस हो जाएंगे माइनस यहां पे मल्टीप्लाई करो, वो बनेगा 16 के बदले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बनेगा क्यू स्क्वायर, नीचे आएगा √3 और एल, यहां पे कैंसिलेशन करो, 4 4 जा 16, तो -4 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट √3 एल, ऑप्शन नंबर 4 100% करेक्ट। चल बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सराउंडिंग द origin is uniform and along the x-axis a small circle is drawn, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा के ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। अब आपने क्या ड्रा की, एक सरफेस, उस सरफेस ने इसको कुछ पॉइंट्स पे कट किया, वो पॉइंट्स बताए गए, आपको बताना इन पॉइंट्स में से सबसे कम पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन है, बता कहां से कहां फ्लो करता है, हायर टू लोअर। तो बेटा ये पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा, इससे थोड़े कम ये होंगे, सबसे कम पोटेंशियल वाला ये पॉइंट होगा, ऑप्शन इज पी। पी मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सबसे मिनिमम पोटेंशियल वाला ये होगा, सबसे हायर पोटेंशियल वाला ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। Figure shows 3 circular arcs, each of radius r. Total charge is indicated. Net electric potential. अगर यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का, अच्छा खासा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आर्क्स है, लेकिन क्योंकि हमें पोटेंशियल बताना है, आर्क का पोटेंशियल आर्क का पोटेंशियल सेंटर पे, एक आर्क चार्जड आर्क का पोटेंशियल सेंटर पे उतना ही होता है, उतना ही होता है जितना एक चार्जड पार्टिकल का एट सम डिस्टेंस, मतलब इतना दूर, मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस आर, यहां से यहां तक डिस्टेंस आर, इस आर्क पे चार्ज फैला हुआ है, मान लो क्यू, वो सारा चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है और डिस्टेंस सेम है, तो जितना आर्क की वजह से पोटेंशियल उतना पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो बताओ इस आर का पोटेंशियल क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, इस पोटेंशियल इस आर का -2 क्यू के डिवाइडेड बाई आर, इसका पोटेंशियल +3 क्यू के डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि सबका रेडियस बराबर है, टोटल पोटेंशियल निकालो, बात खत्म। तो बेटा जब आप ये करोगे सॉल्व, यू विल गेट क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। चाहो तो मैं ही निकाल के दूं, वी नेट बराबर, टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ नहीं बेटा, के बाई आर तो कॉमन निकाल सकते हो ना, के क्यू बाई आर, के निकालो बाहर, आर निकालो बाहर, ठीक है, यहां पे कैपिटल आर है। अब बता पहला चार्ज कितना है सर, क्यू, बता दूसरा -2 क्यू, बता तीसरा +3 क्यू, बता बेटा 3 क्यू प्लस क्यू सर 4 क्यू, 4 क्यू -2 क्यू सर 2 क्यू, तो बेटा यहां पे आएगा 2 क्यू, तो ऊपर के को ये करो एक्सपेंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे आर और ऊपर है बेटा 2 क्यू, 2 1 जा 2 2 जा 4, आ गया क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये देख बेटा पहला ऑप्शन। चलो, ए कंडेंसर मतलब कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटी, बेटा एक कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरड्स, ठीक है। अच्छा, स्टडीली इसको हमने ये किया, चार्ज किया, पोटेंशियल 0 से 5 वोल्ट्स है, स्टडीली चार्जड फ्रॉम, अच्छा मैंने पोटेंशियल लिख दिया, सॉरी, हमने इसका चार्ज पहले था 0 कूलम और इसको कर दिया फुली चार्ज, मान लो 5 कूलम तक। Which of the following graphs correctly represents variation of potential difference across the plates with respect to charge? तो बेटा आहिस्ता आहिस्ता से इसको चार्ज करते जा रहे हो, ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इसका जो चार्ज है वो बढ़ रहा है 0 से 5 कूलम। आपको एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, इसके ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो कैसे वेरी करेगा विद चार्ज। हम जानते हैं एक रिलेशन होती है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो चार्ज और पोटेंशियल की रिलेशन होगी C इंटू वी। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, जब तक आप उसको छेड़ो नहीं तब तक बेटा कांस्टेंट है, तो इट्स अ कांस्टेंट फॉर ए कैपेसिटर। एरिया प्लेट्स ना करो चेंज, डिस्टेंस चेंज ना करो, वगैरह वगैरह, डाइलेक्ट्रिक बीच में ना डालो, तब तक C तो कांस्टेंट है। बताओ बेटा आपको नहीं लगता है सर लीनियर प्रोपोर्शनलिटी? हाँ सर, तो बेटा दैट मींस V और Q का डायरेक्ट ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ तो बनने वाला है नहीं, बट ये तो सारे एक जैसे। अब इनमें से कौन सा सही है, ध्यान से देख, बता जब इसका चार्ज हो जाएगा 5 कूलम तब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल तब होगा Q बाई C, चार्ज कितना 5 और पोटेंशियल कितना हो जाएगा
पोटेंशियल निकालना है, और कैपेसिटेंस कितना है, मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, कैपेसिटेंस को नीचे लाना, दैट्स इक्वल टू 2, सो ये हो जाएगा 2.5। तो मैं कहूंगा बेटा क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस 2 है, कैपेसिटेंस इसकी 2 है, चार्ज जब ये पूरा हो जाए तब इस पे वोल्टेज कितना होगा, मतलब पीक वोल्टेज इसका होगा 2.5। इनमें से देख पीक वोल्टेज 2.5, तो बेटा ये तो गलत पहले था क्योंकि ये पैराबोला था, ये है स्ट्रेट लाइन, और पीक वोल्टेज 2.5, ये 10 दिखा रहा है, ये 5 दिखा रहा है, ये गलत। तो बेटा बेस्ट ग्राफ इज दिस वन। Two spheres of radius r1 r2 ठीक है, have equal charges, अच्छा, are joined together with a copper wire. If the potential on each sphere after they are separated to each other is V, then the initial charge on any of the spheres was, ठीक है, देखो दो spheres है, ठीक है, रेडियस क्या है अलग अलग, R1 और R2, रेडियस अलग अलग मतलब कैपेसिटेंसेस होंगे अलग अलग, C1 और C2, और कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला एक स्फीयर का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होती है जनरल फार्मूला। देख बेटा क्या कह रहा है, कहता है अच्छा ठीक है, इफ द पोटेंशियल, चार्ज बराबर है, चार्ज इन पे बराबर है, उसमें कोई शक नहीं है, Q और Q। अब आपने क्या करा, वायर से जोड़ा था, अगर वायर से जोड़ा था तो बताओ ये इनका पोटेंशियल क्या होगा, सर पोटेंशियल होगा इनका सेम, ठीक है, और सेपरेटेड, हमने इनको सेपरेट किया, अलग किया, अच्छा, देन इनिशियल चार्ज ऑन एनी स्फीयर वाज, आपको बताना है इनिशियल चार्ज कितना था स्फीयर पे। देख बेटा मैं आपको बताऊं, जब ये वायर से कनेक्टेड थे तब इनका पोटेंशियल था कॉमन, मान लो वो V किसके बराबर होगा, हम जानते हैं वो होगा बराबर Q बाई C। सर क्यों बेटा, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो बेटा V इज इक्वल टू दैट, तो बेटा कॉमन पोटेंशियल होगा Q टोटल, क्योंकि जब वायर जुड़ी हुई थी तो टोटल चार्ज जो होगा, एंड C इफेक्टिव यहां पे आएगा, टोटल चार्ज कितना होगा, सीधी सी बात है 2Q, Q और Q, तो बेटा टोटल चार्ज सिस्टम का, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्योंकि उनका पोटेंशियल बराबर है, वी कैन ट्रीट देम इन पैरेलल्स, व्हेन दे आर इन पैरेलल्स इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। जरा कैपेसिटेंस पहले की कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। बेटा ये तो सॉल्व हो गया, देख कैसे, मैं यहां पे थोड़ी स्पेस बना दूं, इसको मैं हटा दूं यहां से, ये मेरे आप किसी काम का नहीं है, जस्ट आई विल इंसर्ट द वैल्यूज। बताओ बेटा ये आएगा V इज इक्वल टू Q के बदले 2Q आ गया, C1 के बदले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, ठीक है, ये मैंने कॉमन निकाला, मुझे निकालना है इनिशियल चार्ज, सो Q इज इक्वल टू, थोड़ी कैंसलेशन करने की जरूरत नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले अगर मैं लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले K, तो पहले मैं ऐसे क्यों ना लिखूं, एक सेकंड, मेरा आंसर इन टर्म्स ऑफ K है ना, तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले K Q डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब आपको चाहिए Q बराबर होगा V इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2K, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बिल्कुल सही। There are two metallic plates of a parallel plate capacitor. One plate is given positive charge, another is given negative charge. हाँ जी सब सही है, another is given negative charge, ठीक है। Points P1, P2 are taken as shown, ठीक है। Then the electric intensity is not zero. देख बेटा सबसे पहले ये प्लेट है, ये कोई आम चीज नहीं है, इट्स अ प्लेट, थिन शीट ऑफ चार्ज बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर नहीं होता है, बल्कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। खास बात देखो इसकी, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, तो मान लो इस प्लेट का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बात खास है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इसको दिमाग में रख। अब कर क्वेश्चन सॉल्व, बता इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव का किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अवे, और इस नेगेटिव का टुवर्ड्स, और बेटा डिस्टेंस है क्योंकि फर्क नहीं है, ये दूर है या नजदीक है, तो बेटा दोनों का बराबर और अपोजिट, तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सर 0 होगा। जरा इस पॉइंट पे बता, इधर P1 पॉइंट है, बता बेटा इसका क्या होगा, अवे, इसका होगा टुवर्ड्स, तो यहां भी 0 होगा। इधर देख बेटा, इसका होगा अवे, इसका होगा टुवर्ड्स, तो यहां 0 नहीं होगा। दैट मींस बीच वाला जो पॉइंट है, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है, P, उस पे बेटा 0 नहीं, मतलब 0 नहीं होगा, नेट होगा। ये कह रहा है 0 कहां नहीं, इज नॉट 0 एट, ओनली एट P, बीच में एक ऐसा पॉइंट है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, CT, ये मैं जबानी आपको बता दूं, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, राइट। आपको बताना है एंड इसके पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल है V1, इसका
इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इस पॉइंट का पोटेंशियल V3। आपको निकालना इस पॉइंट का जंक्शन का पोटेंशियल। हम इस पे इतनी मेहनत करवाते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टोटल आउटगोइंग, एंड जुबानी याद होता है सबको C1 V1, C1 V1, C1 end potential multiply C2 multiplied by end potential, C3 multiplied by end potential divided by C1 plus C2 plus C3। तो बेटा ये इसका आंसर होना चाहिए। ये हम जानते हैं, ये जंक्शन पोटेंशियल का क्वेश्चन है। मैंने गलत टिक तो नहीं करा। C1 V1, C2 V2, C3 V3, C1 plus C2 बिल्कुल सही है, यही है। A capacitor is half filled with dielectric, ठीक है, K is equal to as shown in figure। If the same dielectric is to be filled in the same capacitor as shown on diagram 2, then what would be the thickness of the dielectric? इसकी thickness बतानी है, क्या होना चाहिए? Capacitor still is a same capacitance। देख बेटा, पहले dielectric ऐसे डाला तो कैपेसिटर था, ऐसे आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, कहता है अब इसकी कुछ कैपेसिटेंस बन जाएगी। फिर आपने डाइलेक्ट्रिक को इसी कैपेसिटर में ऐसे डाला, इसी कैपेसिटर में ऐसे डाला, अब इसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी। कहता है इसकी और इसकी बराबर अगर हो कैपेसिटेंस, उसके लिए यहां पे थिकनेस कितनी रखो। पहले मैं एक चीज बताऊं, डाइलेक्ट्रिक ऐसे डालो, ऐसे डालने से एरिया हुआ डिवाइड, इसके लिए एपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जब एरिया डिवाइड हो कैपेसिटर जो बनते हैं वो पैरेलल्स में होते हैं। तो क्या मैं कहूं, इनिशियली जब ये वाली सिचुएशन है, इस साइड की कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, और ये दो आपस में कैसे हैं, एरिया डिवाइड हुआ है पैरेलल्स में। बताओ इनिशियली कैपेसिटेंस कितनी? सर इनिशियली जो C इनिशियल होगा, क्योंकि पैरेलल है तो C1 प्लस C2। बताओ बेटा C इस वाले हिस्से की कैपेसिटेंस बताओ। यहां पे होगा K एप्सिलॉन नॉट, K है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K एप्सिलॉन नॉट A के बदले A/2 और D के बदले D ही, तो ये आएगा। अच्छा प्लस जरा बताओ इस वाले हिस्से की कैपेसिटेंस, वो होगा K के बदले 1 क्योंकि ईयर है, एप्सिलॉन नॉट A/2 और साथ में D। बिल्कुल सही। अगर मैं इसे यहां पे कॉमन निकालूं तो क्या आएगा? सर आप निकाल सकते हो एप्सिलॉन नॉट A/2D और अंदर आएगा K+1। सही है? हां सर, ये क्या निकला? इनिशियली इस सिचुएशन की कैपेसिटेंस। ठीक है, बाद में जब आप ऐसे डाइलेक्ट्रिक डालोगे, इस टाइम जो कैपेसिटेंस होगी C फाइनल, तो इसको तो मल्टीपल तरीकों से किया जा सकता है, जैसे ये कॉम्बिनेशन है सीरीज का। बट एक चीज बताऊं, क्या मैं नहीं बोल सकता हूं इट्स अ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, एंड वी नो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। तो बेटा मैं कहूंगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। ये होता है बेटा ऐसे कैपेसिटर का पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये है बेटा C फाइनल। एरिया तो A ही है, हाँ जी, D वो डिस्टेंस D है, थिकनेस ऑफ दैट T बाई K, सब सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C इनिशियल इज इक्वल C फाइनल, इसको इसके बराबर कर दो। बताओ एप्सिलॉन नॉट A तो गया इस दुनिया से, तो क्या बचा? यहां पे बचा K+1 इज इक्वल टू D माइनस T प्लस T बाई K। मुझे बताओ बेटा, अब आपको आंसर चाहिए T का, मतलब दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द T इन फॉर्म ऑफ D एंड K। ये तो बेटा हो जाएगा आपका सॉल्व यहां से। इसको थोड़ा सा यहां पे सिंपलीफाई करने की जरूरत है। वंस यू विल सिंपलीफाई यू विल कम 2D/3। इसको आप आराम से देख लीजिएगा और याद रखिए K का वैल्यू कितना डालना मत भूलिएगा, 2। अगर मैं ही सॉल्व करके दूं 2 + 1 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा D माइनस T प्लस T अपॉन 2, ऐसे हो जाएगा। ये बनेगा 2T, T और 2, अच्छा 2T में से T गया, माइनस T/2 बनेगा, माइनस T/2, तो 3 इज इक्वल D माइनस T अपॉन 2। सही करा ना मैंने? ठीक है, मुझे किसका निकालना है? अच्छा माइनस T/2 इधर लाओ। सर माइनस T/2 इधर लाया हमने, माइनस T/2 इधर लाया, तो ये बना D और माइनस हो जाएगा 3, D माइनस 3। ठीक है, और T चाहिए 2D माइनस 3। क्या गड़बड़ होगी इसमें? कोई गड़बड़ हो गई, पता नहीं कहां पे, देखना पड़ेगा, रुको। टू प्लस 1 यहां पे 3 हो गया, T/K, D माइनस T प्लस T/K, यहां तक तो सब सही है। वाह वाह वाह, ये कहां पे गड़बड़ हो गई? यहीं पे कहीं पे होगा, K+1,
ओ हो भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हुआ, डिवाइडेड बाई 2d। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, गड़बड़ यहां पे है, गड़बड़ है जहां पे इक्वालिटी दी। अब बराबर आ जाएगा k+1 डिवाइडेड बाई 2d, ये बचा डिवाइडेड बाई 2d इज इक्वल टू d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब डाल वैल्यू k के बदले 2 और सॉल्व कर, ऑप्शन 2d/3 अब आएगा। तो मैं भी सोच पड़ गया था ये कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आराम से। टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन सर्किट इज, देख बेटा इनको बोलते हैं हम आरसी सर्किट्स, और टाइम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू सी, यानी आर इफेक्टिव इंटू सी इफेक्टिव। मुझे एक चीज बता, आर इफेक्टिव हो जाएगा 3 क्योंकि सीरीज में, ये पैरेलल्स में ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 हो गया 6, 6 × 3 कितना हो गया 18, 18 इसका टाइम कांस्टेंट हो गया। ये आ गया बेटा पहले केस में। इसी तरीके से इसका टाइम कांस्टेंट निकाल, ये हो गया पहले का, दूसरे का टाइम कांस्टेंट निकाल, ये हो गया पैरेलल्स में। तो बेटा 1/1, 1/1 + 1/2, ये आ जाएगा बेटा 3/2, यू गॉट इट, वो बनेगा 2/3। ऐसे कैपेसिटेंस सीरीज में मल्टीप्लाई कर, उसका आ जाएगा इसका टाइम कांस्टेंट, ये दो पैरेलल्स में, ये दो पैरेलल्स में, फिर से कर आर इफेक्टिव इंटू सी इफेक्टिव। द मोमेंट यू विल डू इट यू विल कम टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो मैंने निकाला है 18, मैंने पहले का निकाला, दूसरे का आएगा 8/9 और लास्ट वाले का 4 आएगा, बट ओबियस। A, B, C, D, E, F are conducting plates, each of area A and of consecutive plates separated by distance D. The net energy stored in the system after the switch S is closed. देखो बेटा, पहले मैं एक चीज बताऊं, यहां से यहां तक जो कैपेसिटेंस होगी वो 0 होगी, जो भी होगी वो इस लास्ट पेयर की होगी। आप बोलोगे सर कैसे, पोटेंशियल मेथड हम कराते हैं बेटा क्लासेस में। तो देखो क्या, अगर मैं पोटेंशियल सप्लाई करूं, बताओ इस वाले एंड का मैंने 1 दिया, V1 पोटेंशियल, इस प्लेट का भी V1 हो जाएगा, इसका भी V1 हो जाएगा। अगर मैं इस प्लेट का पोटेंशियल अब V2 दूं तो वो और कहीं जाएगा नहीं, इसका V3 दो और इस वाले का V4 दो। जरा मुझे कहां से कहां तक पोटेंशियल निकालना है बिटवीन दिस एंड दिस, तो वो तो आएगा V1 V4। V1 V4 के बीच में जो कैपेसिटर है वो तो एक ही है, बाकी तो बकवास है। अरे स्टार्टिंग है V1, लास्ट है V4, V1 V4 एक ही है ना, जो बीच में आप बनाओगे V2 V3 वाले वो कहां जाएंगे, वो किसी काम के नहीं है। तो बेटा इफेक्टिव कैपेसिटेंस यहां पे आएगी, अगर मैं कहूं C इफेक्टिव, वो आ जाएगा उसका एप्सिलॉन नॉट A/D। एरिया A है और D इज द डिस्टेंस, बिल्कुल सही। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, 1/2 ऑफ CV², C के बदले एप्सिलॉन नॉट A/D और बेटा 1/2 ऑफ CV² पोटेंशियल का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D V², ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आया, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin metallic plate P is inserted between the two plates, parallel plate capacitor C in such a way its edges। अच्छा, देखो हम ये पढ़ाते हैं, जब हम बताते ना कैपेसिटर को फिल करो डाइलेक्ट्रिक से, हाफ पार्शियली फुल वगैरह वगैरह वगैरह, फिर हम बोलते हैं अगर बीच में कंडक्टर आ जाए और वो टच करे प्लेट्स को, कैपेसिटेंस बिकम्स इनफिनाइट। उसकी वजह होती है ये शॉर्ट सर्किट होता है, तुम लोग यहां से जितना चार्ज दोगे वो यहां से जाएगा। कैपेसिटेंस जो है बेटा कितना ये चार्ज अब ले सकता है, इनफिनाइट, क्योंकि एक साइड आया दूसरे साइड से गया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जो आपको की दी गई है उसमें कुछ क्वेश्चंस में की गलत है, तो मैंने यहां पे एनालिसिस कर दी, आप इसको, इसका भी मुझे याद है गलत और की है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है बेटा। जस्ट करेक्ट योरसेल्फ। टू लार्ज कंडक्टिंग A and B चार्ज, जिसमें Q1 Q2 द चार्ज ऑन 1 2 3, ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो हम स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं। ये बेटा कैसे करना होता है, ये दो प्लेट्स है, इस पे टोटल चार्ज है Q1, इस पे टोटल चार्ज Q2, लेकिन 4 सरफेसेस है 1 2 3 4, आपको हर एक पे बताना है कितना चार्ज होगा। रूल ये कहता है जो आउटर सरफेसेस होती हैं उन पे जो चार्ज होता है वो होता है टोटल का एवरेज, मतलब Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इस पे 1 पे अगर मैं बोलूं सरफेस 1 पे और सरफेस नंबर 4 पे बराबर होगा, वो बराबर होगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है बेटा। और दूसरी बात, अब मुझे बताओ इस वाले सरफेस का पता चल गया, कितना पता चला, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कितना था कैपिटल Q1, तो इधर से कितना बचेगा, Q1 माइनस दिस बचेगा, जो क्या आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यानी वो ये आएगा। और देख बेटा जितना यहां पे आएगा उतना ही यहां पे होता है, साइन होती है अपोजिट, मतलब यहां पे अगर पॉजिटिव आएगा तो यहां पे आएगा उसका नेगेटिव। फिर से बताता हूं, आउटर पे आता है बराबर आएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, इधर भी और इधर भी।
अब मैं बोल रहा हूं टोटल कितना है सर, Q1 है, Q1 में से इतना निकालो, वो इस सरफेस 2 का आएगा, तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये बेटा। और बाय द वे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू की बात नहीं है, सब कुछ या तो कैपिटल लिखो या तो वो लिख दो यार, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहां पे तुम लोग डरना नहीं, ये स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू, ऐसे लिख Q1। अब बता यहां पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Q1 माइनस टाइम्स ऑफ Q1 माइनस टाइम्स ऑफ Q2, ये माइनस से मल्टीप्लाई होल डिवाइड बाई 2, 2Q1 माइनस Q1 सर Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, ये चार्ज आ गया सर कहां पे, 2 पे, इतना ही, लेकिन साइन अपोजिट, मतलब ये प्लस है फॉर एग्जांपल, तो इसका नेगेटिव आएगा 3 पे। अब बेस्ट बताओ कौन सा आएगा, तो Q2 इज इक्वल टू Q3, लेकिन देखो Q2 जितना उतना Q3, लेकिन साइन नेगेटिव, और किसके बराबर, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। चलो जी नेक्स्ट, इफ एरिया ऑफ द प्लेट इज दिस, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिस, पोटेंशियल मेथड से देखो कितने कैपेसिटर्स बनेंगे और किस कॉम्बिनेशन में। अगर इसका पोटेंशियल V1 वो सिर्फ इसी प्लेट का, यहां पे अगर दूं V2 इधर भी आएगा, V2 इधर भी आएगा, इसका देता हूं V3, तो V1 V3 में बताओ कितने कैपेसिटर्स बन गए, अरेंज करो, बताओ V1 V2 पे कितने हैं, V1 V2 पे एक कैपेसिटर है, बीच में डिस्टेंस D है बेटा, ये आया V1 पोटेंशियल, ये आया V2। अब बताओ V2 V3 में कितने हैं सर, V2 V3 में एक है, V2 इस साइड से और इधर से V3, और आपको निकालना था V1 और V3 के बीच में, और उसके बीच में क्या डिस्टेंस है V2 V3 सर, 3D इज द डिस्टेंस। बीच में आपको लगेगा कैपेसिटर बन रहा है बेटा, पोटेंशियल V2 V2 है, वो कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा, दो ही बनेंगे, सीरीज है, तो सीरीज है तो क्या आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ख्याल एक बात का रखना है कि जब आप C1 और C2 लिखेंगे D अलग अलग है, इसका D है, इसका 3D है, सॉल्व करके आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई 4D आएगा, जीरो लेवल क्वेश्चन। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2.5 when it is half filled with a dielectric as shown in figure, its capacitance becomes 5 microfarad, then the dielectric constant is equal to the dielectric of dielectric constant। देख बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, रुको, देखो जब आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस देकर है, वो है देकर है बेटा 2.5, और अगर मैं कहूं वो किसके बराबर होगा, क्योंकि अभी खाली है एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर। अब आपने इसमें क्या करा, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कैसे भर दिया, आधा भर दिया, अब क्या डिवाइड हुआ, एरिया डिवाइड हुआ, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो कैपेसिटेंस है C इफेक्टिव, इस टाइम जो कैपेसिटेंस है वो बन गई बेटा, इस टाइम टोटल कैपेसिटेंस कितनी बनी 5, C बन गई 5, लेकिन मुझे एक चीज बताओ C इफेक्टिव किसके बराबर होगा, इसके और इसके सम के, और ये पैरेलल है, तो इसकी कैपेसिटेंस मान लो, इसकी कैपेसिटेंस C1 इसकी C2, बताओ C1 का वैल्यू सर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, A के बदले लिखना बेटा A बाई 2 क्योंकि एरिया डिवाइड हुआ। अच्छा इधर क्या लिखोगे, प्लस K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, लेकिन ये एरिया भी कितना है, इस वाले का एरिया A बाई 2, ये आएगा बेटा, ठीक है। अब मुझे बता दो एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन निकलेगा सर, एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन निकलेगा, उसका वैल्यू कितना लिखना 2.5, तो मुझे मिला 5 इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन निकाल के उसका वैल्यू मैं दूंगा 2.5, अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 बाई 2 प्लस K बाई 2, 1 बाई 2 प्लस K बाई 2, 2 भी बाहर निकाल, 2 बाहर निकाल, 2 5 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू 1 प्लस K को सॉल्व करो, आपको मिलेगा बेटा 3। देख जीरो लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर सिलेंडर्स ऑफ टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस ईच, दोनों की 2-2 माइक्रोफैराड है, दोनों की 2-2 माइक्रोफैराड है कैपेसिटेंस, सही है, केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, इनर सिलेंडर्स आर कनेक्टेड टू 8 वोल्ट्स, ठीक है, द टोटल चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी इज, टोटल चार्ज इज सप्लाइड, देख बेटा टोटल चार्ज सप्लाइड होगा C इज इक्वल टू Q बाई V, अगर मुझे टोटल निकालना चार्ज जो सप्लाई हुआ तो मुझे लिखना पड़ेगा C इफेक्टिव मल्टीप्लाइड जो पोटेंशियल आप दे रहे हो। पहले ये बताओ आउटर सरफेसेस टच करें तो पोटेंशियल बराबर हुआ, अंदर के सिलेंडर्स बैटरी के साथ जुड़े, एक ही बैटरी के साथ पोटेंशियल बराबर, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे दोनों जो कैपेसिटर्स हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वंस दे आर इन पैरेलल तो इनका सिंपल ऐड होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो C इफेक्टिव बेटा 4 है, और जो वोल्टेज इनको मिल रही है क्योंकि पैरेलल है 8 मिलेगी, 4 8 32 विच इज ऑप्शन नंबर 4, दैट मींस इसका ऑप्शन है बेटा आंसर है 32 माइक्रो कूलम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे खतरनाक और अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये बेटा, क्योंकि इसमें किरचॉफ्स लॉ में यूज करता हूं। आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, आपको बीच में लगे हुए वोल्ट मीटर की रीडिंग बता। वोल्ट मीटर करता क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बेटा आप इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, वी एक्स माइनस वी वाई, वो निकालने का बेस्ट तरीका है किरचॉफ्स लॉ। लेकिन किरचॉफ के लिए पाथ चाहिए होता है, तो एक पाथ सिलेक्ट करो। पाथ जब सिलेक्ट करोगे सामने कैपेसिटर्स आ गए, इनका पोटेंशियल कैसे लिखोगे? शाबाश, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो इनका पोटेंशियल आएगा Q बाई C। आपको हर एक Q का कैपेसिटर का चार्ज भी पता होना चाहिए और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी पता होनी चाहिए, तब चला जा सकता है। तो बेटा पहले इंतजाम करते हैं हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और चार्ज का। कैपेसिटेंस का इंतजाम इसने खुद करा, हमें इंतजाम करना है हर एक के पास कितना चार्ज है। आइए बेटा देखते हैं हर एक के पास कितना चार्ज है। देखो ध्यान से सुना बेटा, देखो मेरी बात सुनो, ये दो आपस में क्या है सर? पैरेलल्स में, तो टोटल आएगा 2 और ये है बेटा 6। अब ध्यान से देख, नीचे है बेटा 3 फेरेड और यहां पे बेटा 6 फेरेड। ऊपर बेटा जो ब्रांच है दैट इज ऊपर है 2F और उसको मिला के यहां पे इन दो को मिला के फिर से आएगा 2F। ये ब्रांच जो है बेटा कॉमन वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। अब देख बेटा मैं ऐसे क्यों रहा, मैं तो अभी और भी सॉल्व कर सकता हूं ना, सॉल्व नहीं करना। देख ये वाली कैसी सीरीज है सर? सीरीज, जितना इस पे चार्ज उतना इस पे चार्ज। सिमिलरली ये वाला कैसा चेन है सर? सीरीज, जितना इस पे चार्ज उतना इस पे चार्ज। आ गई बात समझ? अब देखो मुझे किसी पे चार्ज निकालना है, पहले क्या करूंगा मैं? देखो अगर मैं इन दो का इफेक्टिव निकालूं और इस पे निकालूं चार्ज, वही होगा इंडिविजुअल पे भी। जरा ये कैसे सर? सीरीज में, सीरीज में क्या क्या होता है बेटा? 1/3 प्लस 1/6। रेशनलाइजेशन करो, सॉरी रेशनलाइजेशन करो तो 3 और 3, बता बेटा ये आएगा 1/C इफेक्टिव, नीचे वाली ब्रांच का वो बनेगा 6। मैंने 3 से मैंने 9 कर दिया। Actually, I am exhausted little bit. It is 1/3 plus this rationalization 2 से कर दो, 6 कॉमन आएगा, 2 + 1, तो बेटा 2 + 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3/6 कैंसिलेशन 1/2 मतलब 2 माइक्रोफैरड। यह आ जाएगा C इफेक्टिव लोअर वाले ब्रांच की। लोअर वाले ब्रांच में फिर पोटेंशियल कितना जा रहा है सर? टोटल जा रहा है 20 वोल्ट्स। तो बताओ चार्ज कितना होगा? C इज इक्वल टू Q होगा C इंटू V, यानी 2 इंटू V, V है बेटा 20 मतलब 40 माइक्रोकूलम्स। 40 माइक्रोकूलम यहां पे भी है और 40 माइक्रोकूलम इसमें भी स्टोर है और टोटल में भी 40 माइक्रोकूलम। सिमिलरली इस वाली ब्रांच का C इफेक्टिव निकालो, ये बनेगा 1/2 1/2 2/2, ठीक है, प्रोडक्ट भी कर सकते हो। C1 C2 2 2 4 डिवाइड बाय 2 + 2 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इस ब्रांच की इफेक्टिव आएगी 1 दिस फेरेड। अब बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा? वो आएगा C इंटू V, वो आएगा 1 इंटू और पोटेंशियल कितना है? 20 है सर। यहां पे चार्ज 20 मतलब इधर माइक्रोकूलम है 20, इधर भी 20 माइक्रोकूलम से, ठीक है। अब मैं चल सकता हूं, चलो बेटा अब हम चलेंगे, ये x है ना और ये y है। अब मैं चलूंगा x और y के बीच में, इक्वेशन बनाऊंगा एंड दैट विल यील्ड द आंसर। लुक हियर, लेट सपोज इसका पोटेंशियल Vx, इस पॉइंट का Vy, और मैं पाथ सिलेक्ट करूंगा ऐसा। चल बेटा शुरू हो जा। और एक चीज देख, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, तो इस साइड का आएगा नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कैपेसिटर में जब माइनस टू नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज, और जब प्लस टू माइनस डिक्रीज मतलब प्लस और माइनस। चलो Vx पोटेंशियल लिखो, लिखा। चल बेटा यहां से चल, माइनस से प्लस प्लस हो जाएगा। पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है? चार्ज बाई कैपेसिटेंस। चार्ज है बेटा 20 और कैपेसिटेंस है बेटा 2। इस तरीके से यहां से आया, यहां से प्लस से माइनस, ये घटेगा, कितना होगा? चार्ज बाई कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है सर? 40 है, और बेटा कैपेसिटेंस कितनी है सर? 3 है, कैपेसिटेंस 3 है, इज इक्वल टू Vy। अब ये बेटा जीरो लेवल का ग्रेड बन गया। देख कैसे, 10 यहां पे थोड़ी कैंसिलेशन, Vx माइनस Vy, इसको उधर दफा करो, दैट्स द आंसर, और आंसर मिलेगा एग्जैक्टली 3.33। जीरो लेवल मैंने इसको बना दिया। होप कि आपको ये क्वेश्चन आएगा समझ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटर इज मेड ऑफ फ्लैट plate of area A and second plate having a steer shape like structure ensure the capacitance of the arrangement is। बिल्कुल बेसिक और मजेदार क्वेश्चन। देख बेटा याद रख, ऊपर वाले प्लेट को अगर मैं पोटेंशियल V1 दूं तो हर एक प्लेट का पोटेंशियल V1, नीचे V2। इसका मतलब है ये जितने भी कैपेसिटर्स बन रहे हैं बेटा ये बनेंगे आपस में, मतलब इट इज अ सिंगल, यू आर नॉट गेटिंग, मतलब
एक्चुअली तो है दो ही प्लेट्स, बट ये तोड़ फोड़ की वजह से, स्टेयर केस की वजह से इसको अलग कैपेसिटर मानेंगे, इस वाले को अलग कैपेसिटर मानेंगे, इसको अलग कैपेसिटर मानेंगे, तीन, लेकिन पोटेंशियल सबका सेम है, मतलब ये पैरेलल में, यानी इसका सी इफेक्टिव आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और सॉल्व कैसे करेंगे? C1 जब इसका निकालोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, A के बदले लिखना A बाई 3 और D के बदले D। जब दूसरी की कैपेसिटेंस निकालोगे C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट, A के बदले लिखना है A बाई 3, D के बदले लिखना है 2D लिखना है, और इसके बदले एप्सिलॉन नॉट, A के बदले A बाई 3 और डिस्टेंस लिखना 3D। और यहां पे जब सबस्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द C इफेक्टिव और इट विल बी 11 बाई 18 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, अ परफेक्ट एंट्रेंस क्वेश्चन। चलिए बेटा, in and this is the last question and let's finish it. In the circuit shown in figure, switch S is at position 1, मतलब ये S 1 पोजीशन पे। बताओ जब ये 1 पोजीशन पे, तो बैटरी जो है वो एनर्जी दे रही है, वो एनर्जी किसके थ्रू फ्लो हो रही है? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा। कहता है लॉन्ग टाइम के लिए रहा, मतलब कैपेसिटर फुल टोस्टेड चार्ज होगा। अगर ये फुली चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल बन चुका होगा बैटरी के बराबर, मतलब E0। अब देखो क्या करा है, the total heat generated in resistors when switch is shifted from 1 to 2। आपने इस की को शिफ्ट करा और की को यहां जोड़ दिया। द मोमेंट आपने इसके साथ जोड़ दिया, बैटरी एलिमिनेट होगी, लेकिन कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो तो है, वो एनर्जी बेटा इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर को मिलेगी, इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज होगा, और वही एनर्जी जो बेटा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जितनी एनर्जी होगी कैपेसिटर के पास वही मिलेगी एज हीट एनर्जी। और हम जानते हैं कैपेसिटर के पास एनर्जी होता है 1/2 ऑफ CV स्क्वायर C0 और इसका पोटेंशियल E0 स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान से सुनो बेटा, आज का पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें क्वालिटी क्वेश्चंस थे। नो डाउट सम क्वेश्चंस वर क्वालिटी एज वेल एज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, बट रिमेंबर जो पेपर अब ट्रेंड आ रही है बेटा, उसमें क्वेश्चंस लेंथ वाइज भी होते हैं, इंटीग्रेशन के टाइप। तो आपको अपनी मैथमेटिक्स सुधारनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट्स पे अच्छा से ध्यान रखना होगा। थैंक्स सो मच।